आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कैपिटल गेन्स। बहुत ही प्यारा चैप्टर है क्योंकि समझने के लिए बहुत चीज़ है इसमें। तो फिर प्यारा क्यों हुआ? आप जो हमको पैसा दे करके मेरा कोचिंग का वीडियो खरीदे हैं, यहाँ हौसला आ जाएगा आपका। कैपिटल गेन्स 45 से 55। किसी भी हेड को पढ़ने का जो हम लोग का तरीका होता है वो होता है, स्टार्ट करते हैं कहाँ से? सेक्शन 14 से। सेक्शन 14 क्या कहता है कि भाई देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। किसी आदमी को यानी किसी पर्सन को अगर इनकम जनरेट हो रहा है तो वो 5 हेड से होगा। क्या क्या है बताइए? सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। सैलरीज का सेक्शन बताइए 15 से 17। हाउस प्रॉपर्टी 15 में 7 जोड़े, 22 से 27, 28 से 44, 44, 45 से 55, 56 से 59। हम लोगों ने कैसे कैसे पढ़ा है? सैलरीज पढ़ा, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा, अदर सोर्स पढ़ा, कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं, एंड में पढ़ेंगे पीजीबीपी। सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, कैपिटल गेन और पीजीबीपी, इन दोनों को आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। कैपिटल गेन पढ़ लीजिए या अदर सोर्स पढ़ लीजिए, इसको अंत में रखिएगा। तो हम लोग का चैप्टर है कैपिटल गेन्स 45 से 55। किसी भी हेड के स्टार्ट में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या बोलता है भैया? 5 हेड्स ऑफ इनकम है। क्या करेंगे? इन पांचों हेड की इनकम को एक जगह जोड़ देंगे। इसमें किसका किसका प्रोविज़न लगाएंगे? क्लबिंग एंड सेट ऑफ। क्लबिंग का सेक्शन बताइए 59 यहाँ आया, 62, 65, सेट ऑफ 70 से 80। पांचों के हेड के इनकम को जोड़ दिए, क्लबिंग का 2 प्रोविज़न लगाए, क्लबिंग का 1 प्रोविज़न लगाए 60 से 65 और सेट ऑफ का 70 से 80। जिस अमाउंट पे पहुंचे उसको कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ये ग्रॉस टोटल इनकम कहाँ डिफाइन किया गया है? 80B में। कहाँ डिफाइन किया गया है? 80B में। ग्रॉस टोटल इनकम में हम डिडक्शन देते हैं। चैप्टर किसका? 6A का। सेक्शन क्या है? 80C से 80U। तो जिस अमाउंट पे पहुंचते हैं उसको कहते हैं टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। इसी टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम पे हम लोग टैक्स कंप्यूट करते हैं राउंडिंग ऑफ करने के बाद, जिसका सेक्शन है 288A। 288A। ये बात हम लोग सैलरीज में भी पढ़े थे, हाउस प्रॉपर्टी में भी पढ़े थे, कैपिटल गेन में भी पढ़ रहे हैं, अदर सोर्स में भी पढ़ेंगे और पीजीपी में पढ़ेंगे। क्या बात? कि भैया 5 हेड्स है, पांचों हेड के इनकम को जोड़ते हैं, क्लबिंग और सेटअप के प्रोविज़न को अप्लाई करते हैं, तो जिस अमाउंट पे पहुंचते हैं वहाँ ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में डिडक्शन देते हैं किसका? 80C से 80U। तो जिस अमाउंट पे पहुंचते हैं उसको कहते हैं टोटल इनकम। और फिर इस टोटल इनकम पे टैक्स निकालते हैं देख करके कि भाई टोटल इनकम राउंडेड ऑफ है कि नहीं। जो राउंडिंग ऑफ का नियम है वो 288A। ये है हम लोग का किसी भी हेड का पहला टॉपिक। ठीक है, इन पांचों हेड में से हम लोग किसको उठा रहे हैं भैया? कैपिटल गेन्स को। चलिए कैपिटल गेन पढ़ते हैं। कैपिटल गेन का स्टार्टिंग सेक्शन क्या है? 45। दूसरा चीज़ हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग हेड में जाते हैं तो सबसे पहले उस हेड के अंदर पढ़ते हैं कि भैया इस हेड में किस इनकम पे टैक्स लगाओगे, जो कि हर एक हेड का जो पहला सेक्शन है वो बताता है। सैलरीज में था ना 15 बताया था कि सैलरी में कौन आएगा। हाउस प्रॉपर्टी में 22 था ना, बताया था। प्रीवियस ईयर में आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर या डीम्ड ओनर थे तो उस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू निकालेंगे, उस एनुअल वैल्यू में डिडक्शन देंगे। अदर सोर्स में भी ऐसे ही बताया था, पीजीपीपी में भी ऐसे ही बताएगा, तो कैपिटल गेन में भी बताएगा कि भैया कैपिटल गेन में आओगे कब, क्या आएगा। सेक्शन 45 बेसिस चार्जेबिलिटी। ध्यान दीजिए, पहले समझ लीजिए। प्रीवियस ईयर में एसएससी ने किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया। प्रीवियस ईयर में एसएससी ने किसी कैपिटल एसेट, सीए जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, क्या है?
कैपिटल एसेट। सेक्शन 45 समझ रहे हैं हम लोग कि भैया इस हेड में कौन से इनकम को लाओगे। प्रीवियस ईयर में एसएससी ने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया, ट्रांसफर को सेल समझ लीजिए, बेच दिया। अब हम किसी चीज़ को बेचेंगे तो उसमें नफ़ा या नुकसान होगा, मान लीजिए वहाँ पे गेन हो गया। प्रीवियस ईयर में एसएससी ने कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र किया, जो ट्रांसफ़र किया उस पर हो गया गेन। प्रीवियस ईयर में एसएससी ने कैपिटल एसेट को क्या किया, ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र को सेल मान लीजिए, सेल किया, सेल इज़ ट्रांसफ़र, ठीक है ना। और भी ट्रांजेक्शन है जिसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। अभी मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर में एसएससी ने कैपिटल एसेट को बेचा, ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र करने के नतीजतन उनको नफ़ा हो गया, नुकसान हो गया, मतलब नफ़ा हो गया। ये गेन अगर एग्जेम्प्ट नहीं है अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC और 54F। देखिए सेक्शन 54 में और भी कुछ लोग हैं, वो हम लोग को फाइनल में पढ़ना है, तो हम लोग अपने पढ़ाई को वहीं तक सीमित रखें जो इंटरमीडिएट में पढ़ना है, ठीक है। सेक्शन 45 क्या बोल रहा है, प्रीवियस ईयर में हम कोई कैपिटल एसेट को परचेज कर रहे हैं, बोला नहीं, प्रीवियस ईयर में आपने कैपिटल एसेट को बेचा और बेचने के नतीजतन आपको क्या हो गया, नफ़ा हो गया। अगर ये नफ़ा इन सारे सेक्शन में एग्जेम्प्ट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, भाई एग्जेम्प्ट हो गया कोई नहीं। लेकिन ये नफ़ा गेन एग्जेम्प्ट नहीं है, नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन ये, तो जो बचेगा दैट शैल बी इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। ऐसे चलिए, एक कैपिटल एसेट था, हम इसको बेचे, नफ़ा हो गया 500 रुपया, गेन हो गया 500, और ये 500 सेक्शन 54 में एग्जेम्प्ट है, तो नील, कोई इनकम नहीं होगा। ये 500 54B में एग्जेम्प्ट है या 54D में एग्जेम्प्ट है या 54EC में या 54F में, तब तो कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर ये एग्जेम्प्ट नहीं है, एक कैपिटल एसेट को बेचे, नफ़ा हो गया 500 और वो एग्जेम्प्ट नहीं है 500, तो जो 500 बचेगा वही क्या हो जाएगा, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। ध्यान दीजिए, सेक्शन 45 क्या बताता है कि कैपिटल गेन में कौन सा इनकम आएगा। हम किसी के यहाँ काम करते हैं, वो हमको मेरे काम करने के लिए पैसा दे रहा है, यहाँ आएगा नहीं। मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी है, उसको हम भाड़ा पे लगाए हुए हैं, वो यहाँ आएगा नहीं। लेकिन मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी हम उसको बेच दिए, कैपिटल एसेट है उसको हम बेच दिए, हो गया नफ़ा, वो नफ़ा इसमें एग्जेम्प्ट है, तो यहाँ आएंगे नहीं। एक हाउस प्रॉपर्टी था, उसको हम बेचे, गेन हुआ, मुनाफा हुआ 5 करोड़, और उस 5 करोड़ में 2 ही करोड़ यहाँ पे एग्जेम्प्ट है, तो 3 करोड़ हमारा क्या हो जाएगा, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। तो सेक्शन 45 क्या बताता है, प्रीवियस ईयर में एसएससी ने कैपिटल एसेट को क्या किया, ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र करने पे जो गेन आया, अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं है इन सेक्शंस के अंदर, तो जो बचेगा दैट शैल बी इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। क्लियर है? आइए जरा नोट्स में, कैपिटल गेन्स 45 से 55। पहला, बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 45, profits arising from transfer of a capital asset in the previous year shall be chargeable to income tax under the head capital gain unless such incomes are exempt under section 54, 54B, D, EC, F। ठीक है, क्या बोल रहा है, नफ़ा हुआ, प्रॉफिट हुआ, कहाँ से, कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र से प्रीवियस ईयर में, इसको हम कैपिटल गेन्स में ले जाएंगे अगर ये एग्जेम्प्ट नहीं है 54B, D, EC और F। प्रीवियस ईयर में एसएससी ने कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र करने पर हो गया गेन। ये गेन अगर एग्जेम्प्ट नहीं है अंडर सेक्शन 54B, D, EC और F, तो जो बचेगा दैट शैल बी इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। क्लियर है? तो 45 क्या बोलता है, प्रीवियस ईयर में आप किसी कैपिटल एसेट के मालिक थे, इससे आपका कैपिटल गेन में इनकम हो जाएगा। बोला नहीं, मालिक होने से इनकम सिर्फ एक ही हेड में होता है, हाउस प्रॉपर्टी में, क्योंकि वो नोशनल हेड है। कमा पाने की क्षमता, मान लीजिए मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी है, हम जानते हैं कि हम इसको बेचेंगे तो मुनाफा होगा 5 करोड़,
तो क्या जो बेचने पर मुनाफा होता उस पर अभी टैक्स लगा दीजिएगा? नहीं, जब बेचिएगा, जब मुनाफा होगा तब देखेंगे। लेकिन एक हाउस प्रॉपर्टी है, हम उसको भाड़ा पे नहीं भी लगाए हैं, तब भी उसका इनकम हम कैलकुलेट कर लेंगे, एनुअल वैल्यू, कमा पाने का क्षमता, और उस पर टैक्स लगा देंगे। सेक्शन 45 ने क्या कहा, फिर से बोलते हैं, प्रीवियस ईयर में एसएससी एक कैपिटल एसेट का क्या था, ओनर। प्रीवियस ईयर में एक एसएससी ने कैपिटल एसेट को क्या किया, ट्रांसफ़र करने के चलते क्या हो गया, नफ़ा। ये नफ़ा अगर एग्जेम्प्ट नहीं है, कौन कौन सेक्शन बताइए, बोलिए मेरे साथ, 54, बी, डी, ईसी और एफ। तो जो बचेगा दैट शैल बी इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। अब ध्यान दीजिए, देखिए कैपिटल गेन में क्या होगा, पहला कुछ क्लास ना एकदम थ्योरी में जाएगा। जब सारा थ्योरी समझ लीजिएगा, उसके बाद जब प्रैक्टिकल में जाइएगा तो कुछ है ही नहीं चैप्टर में। हैव फेथ इन मी, जैसे चल रहे हैं वैसे चलते हैं। प्रीवियस ईयर में एसएससी ने कैपिटल एसेट को क्या किया, ट्रांसफ़र करने पर उसको क्या हो गया, नफ़ा। ये नफ़ा अगर एग्जेम्प्ट नहीं है अंडर सेक्शन क्या, 54, बी, डी, ईसी और एफ, तो जो बचेगा दैट शैल बी इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। ठीक है, ठीक है। हम लोग प्रीवियस ईयर जानते हैं क्या भाई, असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले का फाइनेंशियल ईयर, यही ना है, फाइनेंशियल ईयर जस्ट प्रायर टू द असेसमेंट ईयर। बोला ठीक है भाई, तो जानते हैं। एसएससी जानते हैं, अ पर्सन फ्रॉम होम एनी टैक्स और एनी सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर द एक्ट। एसएससी एक ऐसा व्यक्ति है जिससे कि कोई पैसा या टैक्स पाना है अंडर द एक्ट, ये भी जानते हैं। आया कैपिटल एसेट, भैया कैपिटल एसेट क्या है, जो हम लोग का अगला टॉपिक है पढ़ाई का, वो है कि कैपिटल एसेट क्या है। ध्यान दीजिए, बोला कैपिटल एसेट, तीन लोगों को हमने कैपिटल एसेट कहा। बोला कौन कौन, बोला पहला प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हो या बिजनेस में इस्तेमाल नहीं कर रहे। नोट छोड़ दिएगा, ध्यान दीजिएगा। कैपिटल एसेट्स क्या है, बोला कैपिटल एसेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। बोला ये तो बहुत वास्ट डेफिनेशन हो गया, जितना प्रॉपर्टी है सब कैपिटल एसेट। बोला अगर बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, बोला प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सोचिए कैपिटल एसेट का डेफिनेशन कितना बड़ा हो गया। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है, भले बिजनेस में इस्तेमाल करिए या ना कीजिए। तो जब इतना यहां पर बता ही दिए, तो फिर ये दो और क्या है, दो देख लीजिए क्या है। शेयर्स हेल्ड बाय एफआईआई, शेयर्स हेल्ड बाय एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। पहला में क्या बोले, कैपिटल एसेट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, बोला किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है, भले बिजनेस में इस्तेमाल कीजिए या मत कीजिए। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, भले बिजनेस में इस्तेमाल कीजिए या नहीं कीजिए। एक है मेरा स्टॉक इन ट्रेड, हम बिजनेस करते हैं, ये पेन बेचते हैं, तो ये पेन मेरा स्टॉक इन ट्रेड हो गया। बोला ये कैपिटल एसेट है। डेफिनेशन देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, बिजनेस में इस्तेमाल कीजिए या मत कीजिए। हम ये पेन बेचते हैं, मेरा स्टॉक इन ट्रेड है। अगर सिर्फ इतना डेफिनेशन देखें कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, तो ये मेरा स्टॉक इन ट्रेड भी है और ये मेरा कैपिटल एसेट भी है, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। अब इसको हम बेचेंगे, ये मेरा स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड है, इसको हम बेचेंगे तो उसको पीजीबीपी में इनकम होगा। और ये अगर स्टॉक इन ट्रेड, मेरा डेफिनेशन देखें, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर यूज्ड इन द बिजनेस और नॉट, ये मेरा कैपिटल एसेट भी है। तो इसका मुनाफा कहाँ चल जाएगा, 28 में भी जाएगा, पीजीबीपी में जाएगा और 45 में भी आ जाएगा। इस चीज़ से रोकने के लिए बोला एक्सेप्शन, बोला स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है। या ध्यान से चलिए, कैपिटल एसेट का डेफिनेशन क्या बोला, भैया दुनिया का जितना एसेट है
प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, बिजनेस में इस्तेमाल करो या मत करो, वो कैपिटल एसेट है। तो मेरा स्टॉक इन ट्रेड भी फंस गया। अब स्टॉक इन ट्रेड इस डेफिनेशन के हिसाब से प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड कैपिटल एसेट हो जाएगा। तो सबसे पहला एक्सेप्शन लिखा कि देखिए ये एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, वो क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। हम ये पेन बेचते हैं तो ये मेरा स्टॉक इन ट्रेड है, तो ये कैपिटल एसेट नहीं है। कोई आदमी जो है वो एसी बेचता है, एयर कंडीशनर, तो एयर कंडीशनर उस आदमी के लिए क्या हो गया, स्टॉक इन ट्रेड। तो वो आदमी जब एसी बेचेगा तो वो स्टॉक इन ट्रेड के रूप में बेच रहा होगा कि कैपिटल एसेट के रूप में बेच रहा होगा। बोला सर वो डील करता है एसी में, तो जब वो एसी बेचेगा तो स्टॉक इन ट्रेड है। तो स्टॉक इन ट्रेड का मुनाफा पीजीबीपी में जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड को हम कैपिटल एसेट मानते ही नहीं। एक आदमी है जो कि टीवी बेचता है, एक आदमी है जो कि टीवी बेचता है, टीवी उसके लिए क्या हो गया, स्टॉक इन ट्रेड। तो क्या टीवी जो बेचता है स्टॉक इन ट्रेड उसके लिए कैपिटल एसेट है? बोला नहीं। कैपिटल एसेट बहुत बड़ा समूह है, सारा एसेट कैपिटल एसेट है, लेकिन उसमें से किसको किनारे किए? बोला देखो जो भी एसेट तुम्हारा स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड है, वो कैपिटल एसेट नहीं है। इस चलते ही ये आए। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं एफआईआईज, वो डील करते हैं शेयर्स में, वो डील करते हैं शेयर्स में। तो शेयर्स उनका क्या हो गया, स्टॉक इन ट्रेड। और स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट है कि नहीं है? तो भाई तो नहीं है। तब अलग से एक पॉइंट दिया कि देखो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो शेयर्स हेल्ड करेगा वो कैपिटल एसेट है। तो बोला कि सर नीचे तो एक्सेप्शन में आप लिख दिए स्टॉक इन ट्रेड, तो स्टॉक इन ट्रेड लिख करके यहां पर लिख देगा अदर देन शेयर्स बाय एफआईआई। देखिए टेक्निकलिटी है, हल्का हल्का नुआंसेस है, समझिए बारीकियों को। 45 क्या बोला, प्रीवियस ईयर में एसएससी ने कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र करने पे हो गया नफ़ा। ये नफ़ा अगर एग्जेम्प्ट नहीं है 54 बी डी ई सी एफ, बार बार जी जी ए निकालता है क्योंकि पढ़े हम लोग वही हैं, इंटरमीडिएट में इतना ही पढ़ना है, 54 बी डी ई सी और एफ। तो जो बचेगा दैट शैल बी इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। बोला सर ये तो आप बता दिए, अब जरा हमको ये बताइए प्रीवियस ईयर क्या है, मालूम है, एसएससी क्या है, मालूम है, कैपिटल एसेट क्या है? बोला कैपिटल एसेट 3 प्रकार का। पहला लिख देने के बाद बाकी दोनों तो लिखने का जरूरत ही नहीं था, लेकिन क्यों लिखना पड़ा इसी के लिए समझा रहे हैं। पहला मैं बोला दुनिया जहान का जितना एसेट है, प्रॉपर्टी, वो सब कैपिटल एसेट है, भले तुम उसका बिजनेस में इस्तेमाल करो या ना करो। तो भैया स्टॉक इन ट्रेड भी क्या हो जाएगा, कैपिटल एसेट। तो इसको बेचेंगे तो पीजीबीपी में भी जाएंगे और कैपिटल गेन में भी लगेगा, यानी एक ही ट्रांजैक्शन पे 2 जगह टैक्स लगेगा। तो बोला रुको, बोला कि स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है। ठीक है भाई, समझ गया। अब एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो शेयर्स में डील करता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या बोला, देखिए भाई शेयर्स मेरा स्टॉक इन ट्रेड है, हम उसको बेच रहे हैं, तो मेरा नफ़ा नुकसान आप पीजीबीपी में निकालिए। और इंडियन गवर्नमेंट चाहता था कि एफआईआईज जब शेयर्स बेच रहा है, खरीद रहा है, तो उसको पकड़ के कैपिटल गेन में ले आएं, हम उसको पीजीबीपी में नहीं रखें। तो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉ में चेंज किया, कहा क्या, देखो भैया एक नॉर्मल आदमी के लिए स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, यानी हम हैं, हम शेयर्स में डील करते हैं, खरीदते बेचते हैं, शेयर्स मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड हो गया, ये मेरे लिए कैपिटल एसेट नहीं है, ये बिजनेस में बिकने वाला मेरा स्टॉक इन ट्रेड है। लेकिन हम अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं तो हमारा स्टॉक इन ट्रेड जो कि शेयर है वो मेरा कैपिटल एसेट कहलाएगा, स्टॉक इन ट्रेड नहीं कहलाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ में डील करता है, बेचता खरीदता है, वही उसका बिजनेस है, तो जिसमें वो डील करता है वो है उसका स्टॉक इन ट्रेड, और स्टॉक इन ट्रेड होने के चलते वो कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन अगर जो व्यक्ति डील कर रहा है वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो उसके द्वारा होल्ड किया गया शेयर्स स्टॉक इन ट्रेड होने के बावजूद क्या कहलाएगा, कैपिटल एसेट। तो देखो क्या किया, कैपिटल एसेट क्या है, बोला प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर यूज्ड इन द बिजनेस और नॉट। दूसरा में लिखा शेयर्स हेल्ड बाय एफआईआईज। क्यों लिखना पड़ा ये, क्योंकि कैपिटल एसेट जो नहीं है उसमें सबसे पहला ग्रुप कौन है, स्टॉक इन ट्रेड।
तो स्टॉक इन ट्रेड अगर कैपिटल एसेट नहीं है तो एफआईआई जो शेयर होल्ड करता है वो तो स्टॉक इन ट्रेड है, वो शेयर नहीं होना चाहिए आपका कैपिटल एसेट। तो यहाँ पर एक्सेप्शन लिखा स्टॉक इन ट्रेड और कहा कि देखिए दुनिया का जितना स्टॉक इन ट्रेड है वो कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन अगर वो स्टॉक इन ट्रेड क्या है, शेयर्स हेल्ड बाई एफआईआईज, तो वो कैपिटल एसेट। तो ऐसे लिखा कैपिटल एसेट क्या, दुनिया का जितना प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट। बोला सर इस प्रॉपर्टी में कुछ तो हम बेचते खरीदते हैं एज अ बिजनेसमैन, चलो वो कैपिटल एसेट नहीं। तो हम भी आके खड़ा हो गए, हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। बोले यार मेरे लिए शेयर्स भी तो स्टॉक इन ट्रेड है, तो उसको तुम पीजीवीपी में लेके जाओ। गवर्नमेंट बोला नहीं, तुम चलो किनारे चलो। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो शेयर वो होल्ड करता है वो स्टॉक इन ट्रेड होने के बावजूद कैपिटल एसेट है, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब शेयर्स बेचेगा तो उसका टैक्सेबिलिटी पीजीवीपी में नहीं होगा, कहाँ होगा, कैपिटल गेन में होगा। चलिए वापस आते, कैपिटल एसेट क्या है, तो पहला बोला प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर यूज्ड इन द बिजनेस और नॉट। दुनिया का जितना एसेट है सब कैपिटल एसेट है, बिजनेस में इस्तेमाल करो या मत करो। दूसरा क्या बोला, बोला शेयर्स हेल्ड बाय एफआईआईएस। दूसरा क्या बोला, शेयर्स जिसको कौन होल्ड किए हुए है, एफआईआईएस। एक्सेप्शन में आया, एक्सेप्शन का मतलब कि भैया ये सब एसेट कैपिटल एसेट नहीं है। उसमें पहला है स्टॉक इन ट्रेड, एसआईटी, स्टॉक इन ट्रेड। दुनिया का जितना एसेट बिजनेस में इस्तेमाल करो या मत करो वो है कैपिटल एसेट। किसको छोड़ करके, स्टॉक इन ट्रेड। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो शेयर्स होता है वो उसका क्या होता है, स्टॉक इन ट्रेड। तो अगर हम एक्सेप्शन को पढ़ें तो ये कैपिटल एसेट नहीं है, तो एक्सेप्शन के बगल में फिर लिख दिया कि देखो स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन वो शेयर्स हेल्ड बाय एफआईआई नहीं है, क्योंकि इसको अलग से हमने कैपिटल एसेट डिक्लेयर किया है। ऐसे चलते हैं, एक मिस्टर राम है, वो डील करते हैं एसी में, और एक मिस्टर श्याम है, वो डील करते हैं फैन में। राम डील्स इन एसी, श्याम डील्स इन फैन। अब राम जब एसी बेचेगा तो राम के लिए एसी स्टॉक इन ट्रेड है, उसका टैक्सेबिलिटी कहाँ होगा, पीजीबीपी में कि कैपिटल गेन में। बोला कैपिटल गेन में तो कैपिटल एसेट जब बेचते हैं ना, तो बोला हाँ। तो राम ने जो एसी बेचा वो एसी जब बिक रहा था तो कैपिटल एसेट के रूप में बिक रहा था कि स्टॉक इन ट्रेड के रूप में। बोला सर वो तो स्टॉक इन ट्रेड के रूप में बिक रहा था। बोला जाओ पीजीबीपी में। श्याम पंखा बेचता है, श्याम ने पंखा बेच रहा है दिन भर, पूरा सुबह से शाम तक। श्याम जब पंखा बेचेगा तो वो पंखा जब बिकेगा तो किस रूप में बिक रहा है, बोला सर वो स्टॉक इन ट्रेड के रूप में बिक रहा है। तो श्याम के लिए जब पंखा बेचेगा तो स्टॉक इन ट्रेड क्या कैपिटल एसेट है, नहीं। तो श्याम जब ये पंखा बेचेगा तो इसमें होने वाला नफ़ा या नुकसान कहाँ जाएगा, पीजीबीपी में। अब क्या हुआ कि श्याम के पास एक एसी भी था जिसका वो बिजनेस में इस्तेमाल करता हो या घर में इस्तेमाल करता हो। श्याम ने इस एसी को बेच दिया। श्याम जब इस एसी को बेच रहा है तो स्टॉक इन ट्रेड के रूप में बेच रहा है कि कैपिटल एसेट्स के रूप में बेच रहा है, बोला कैपिटल एसेट। बोला ओ तब तो यहाँ पे कैपिटल गेन होगा। राम ने पंखा बेच दिया, ऑफिस में लगा रखा था, पंखा बेच दिया। राम जब ये पंखा बेचेगा तो स्टॉक इन ट्रेड के रूप में बेच रहा है, बोला नहीं सर वो तो कैपिटल एसेट के रूप में बेच रहा है। बोला जाओ कैपिटल गेन में टैक्स लगाओ। यानी एसी राम के लिए स्टॉक इन ट्रेड है तो राम के लिए वो कैपिटल एसेट ना है। एसी श्याम के लिए स्टॉक इन ट्रेड नहीं है तो वो फिर कैपिटल एसेट। क्लियर? तो क्या समझे हम लोग, कैपिटल एसेट में पहला एसेट कौन है, बोला सर जो पहला एसेट है ना वो तो पूरा दुनिया भर का एसेट है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर बीइंग यूज्ड इन द बिजनेस और नॉट। दूसरा क्या है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआईज। बोला ठीक है। फिर ये लिखने के बाद एक्सेप्शन में आया,
और कहा कि स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है। बोला हद हाल है यार, ये जो है FIIs के द्वारा होल्ड किया गया शेयर्स और सिक्योरिटीज उसका तो स्टॉक इन ट्रेड है। बोला इसीलिए ना अलग से लिखा है। देखो पहले ये आया, फिर ये आया स्टॉक इन ट्रेड। बोला प्रॉपर्टी ऑफ ऑल काइंड बिजनेस में इस्तेमाल कीजिए या ना कीजिए कैपिटल एसेट है। तब उसका एक्सेप्शन आया कि देखो भाई सारा एसेट कैपिटल एसेट है स्टॉक इन ट्रेड को छोड़ के। फिर कुछ साल बाद ये आए भाई साहब कि भाई FIIs तुम जो शेयर्स में डील कर रहे हो वो कैपिटल एसेट है। तो FIIs बोला कि देखो भाई तुम तो एक्सेप्शन में लिखे हुए थे कि स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होता है। बोला रुको, बस यही ऐड ना करना है, ऐड कर दिया। तो आज के दिन में क्या है, एक आम आदमी जब शेयर्स में डील करता है और शेयर्स को बेचेगा, तो जब शेयर्स को बेचेगा तो स्टॉक इन ट्रेड के रूप में बेचेगा, कहाँ जाएगा, PGBP में। और FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब शेयर्स को बेचेगा, बेच रहा है वो स्टॉक इन ट्रेड के ही नाम पे, लेकिन स्टॉक इन ट्रेड के रूप में बेचने वाले इस एसेट को कैपिटल गेन में कहा गया कि तुम कैपिटल एसेट हो। तो FIIs जब शेयर्स को बेचेगा तो वो बेच रहा होगा स्टॉक इन ट्रेड के रूप में, लेकिन इनकम कैलकुलेट होगा कैपिटल गेन में। क्लियर है? फिर से वापस आते हैं, कैपिटल एसेट क्या है? बोला प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह का प्रॉपर्टी हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सब कैपिटल एसेट है। बोले ठीक है यार। दूसरा में क्या बोले? बोले शेयर्स जिसको होल्ड कौन कर रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, कैपिटल एसेट कौन है? बोला प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर बीइंग यूज्ड इन द बिजनेस और नॉट। और कौन है? शेयर्स हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तीसरा को रोक दीजिए, हम लोग को पढ़ना नहीं, इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं पढ़ना है, लेकिन इसको हम लिख देंगे क्या है। बोला कैपिटल एसेट में तुम दुनिया के सारे एसेट को कैपिटल एसेट बोल दिए। बोला हाँ। बिजनेस में इस्तेमाल करें या ना करें? बोला हाँ। इस ग्रुप में से तुमने पहले किसको छांट कर अलग किया कि कौन कैपिटल एसेट नहीं है? तो बोला स्टॉक इन ट्रेड। ये अलग से क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अलग से तुम कहे थे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर शेयर होल्ड करेगा तो वो तुम्हारा कैपिटल एसेट है। तो स्टॉक इन ट्रेड के एक्सेप्शन लिखने के बाद हमको ब्रैकेट में लिखना पड़ा कि देखो स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन अगर ये स्टॉक इन ट्रेड शेयर्स है जिसको कौन होल्ड करता है, एक आम आदमी की FIIs। बोला FIIs, बोला चलो वो तुम्हारा कैपिटल एसेट है। ठीक, तो एक्सेप्शन में पहला एक्सेप्शन क्या है कैपिटल एसेट नहीं होने का? स्टॉक इन ट्रेड। अब आते हैं दूसरा, पर्सनल इफेक्ट्स। दूसरा क्या है? पर्सनल इफेक्ट्स। पर्सनल इफेक्ट्स क्या होता है अभी समझेंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ पर्सनल इफेक्ट्स है तो कैपिटल एसेट होगा कि नहीं होगा? बोला ये जो नीचे हम लोग लिस्ट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? उन एसेट्स का नाम जो कि कैपिटल एसेट्स नहीं है। तो अगर कोई पर्सनल इफेक्ट है, तो वो कैपिटल एसेट होगा कि नहीं होगा? तो आंसर है नहीं होगा। बोला पर्सनल इफेक्ट होता क्या? बोला एक ऐसा एसेट जिसमें कि ये दो गुण हैं, पर्सनल इफेक्ट एक ऐसा एसेट है जिसमें ये दो गुण हैं, मूवेबल है और पर्सनल यूज में इस्तेमाल होता है। बोला एग्जाम्पल, राम है, उनके पास एक कार है, राम इसको पर्सनल यूज में डाले हुए। राम के पास एक कार है, उसको उन्होंने क्या चीज में डाल रखा है? पर्सनल यूज में। कार एक मूवेबल एसेट है? बोला हाँ। इस मूवेबल एसेट का इस्तेमाल क्या चीज में हो रहा है? पर्सनल यूज में। तो राम के लिए ये कार कैपिटल एसेट होगा कि नहीं होगा? बोला राम के लिए ये कार पर्सनल इफेक्ट है, और पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं होता। ठीक है, अब चलिए, राम के पास कार 1 है और कार 2 है। राम के पास कार 1 है और कार 2 है। कार 1 को वो पर्सनल यूज में करते हैं, कार 2 को वो बिजनेस में यूज करते हैं। राम ने कार 2 बेचा, राम ने कार 1 भी बेचा, कार 1 भी बेचा, कार 2 भी बेचा। कार 1 को जब वो बेच रहा है तो कार 1 किस एसेट का कैरेक्टर धारण किए हुए है? पर्सनल इफेक्ट।
मूवेबल है, हाँ मूवेबल है, पर्सनल यूज़ में, पर्सनल यूज़ में, कैपिटल एसेट नहीं है, कोई कैपिटल गेन नहीं होएगा। दूसरा में आइए, कार 2 जो बिक रहा है वो किस रूप का धारण ले रहा है? कार 2 मूवेबल है, मूवेबल है, क्या ये पर्सनल यूज़ में है? नहीं, ये तो बिजनेस के यूज़ में है, यानी ये क्या हो जाएगा? कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट के चंगुल से पहला कौन सा एसेट बचा? स्टॉक इन ट्रेड। क्या राम के लिए ये कार स्टॉक इन ट्रेड है? ना भाई, राम तो किसी और चीज़ में डील करता है। क्या ये राम के लिए पर्सनल इफेक्ट है? बोला पर्सनल इफेक्ट में कार 1 आएगा, मूवेबल है और साथ साथ क्या चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है? पर्सनल यूज़ में। कार 2 मूवेबल तो है लेकिन पर्सनल यूज़ में नहीं है। पर्सनल यूज़ में नहीं है इसका क्या मतलब है? कार 2 पर ये डेप्रिसिएशन लेता होगा। हम किस चीज़ को पर्सनल यूज़ में रखे हुए हैं और किसको बिजनेस में यूज़ रखे हैं, इसका बेस्ट तय करने का मानदंड क्या है? हम जिसको पर्सनल यूज़ में रखे होंगे उस पर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते होंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एसेट का इस्तेमाल क्या चीज़ में होना चाहिए? बिजनेस में। और कार 2 को हम इस्तेमाल कर रहे थे बिजनेस में। तो कार 2 को जब हम बेचे, मूवेबल है लेकिन पर्सनल इफेक्ट नहीं है, क्योंकि पर्सनल इफेक्ट होने के लिए 2 गुण चाहिए। प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? मूवेबल, और साथ साथ क्या होना चाहिए? पर्सनल यूज़। बोले सर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बोले हम लोग पढ़ रहे हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में क्या पढ़े? प्रीवियस ईयर में एसएससी ने कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र किया, वो ट्रांसफ़र करने पर उनको नफ़ा हो गया। ये नफ़ा अगर एग्जेम्प्ट नहीं है 54, बोलिए साथ में, बी डी, बी और डी के बीच में से सी था ना, उसको उठा लिए और डी के बाद वाला से कंबाइन कर दिए। बी और डी के बीच में था सी, सी को गैप कर लिए और डी के बाद वाला में जोड़ दिया, तो ई सी और एफ। तो 54 बी डी ई सी और एफ जो बच गया, दैट इज इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। प्रीवियस ईयर जानते हैं, एसएससी जानते हैं, कैपिटल एसेट पढ़ रहे हैं। बोला कैपिटल एसेट क्या है? बोला दुनिया का जितना प्रॉपर्टी है सब कैपिटल एसेट है, बिजनेस में इस्तेमाल करो या मत करो। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर यूज्ड इन द बिजनेस और नॉट। दूसरा में क्या बोला? बोला शेयर्स हेल्ड बाय हुम? एनी जनरल पर्सन? बोला नहीं, शेयर्स हेल्ड बाय एफआईआईज। चलिए, कैपिटल एसेट में कौन है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर यूज्ड इन द बिजनेस और नॉट। और कौन है? शेयर्स हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक, तीसरा पढ़ना नहीं है, बताएंगे। बोला कौन कैपिटल एसेट नहीं है? बोला एक छोटा सा ग्रुप है, ये कैपिटल एसेट नहीं है। बोला पहला क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है। अच्छा, तो अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शेयर्स होल्ड कर रहा है तो उसका स्टॉक इन ट्रेड है। बोला हाँ। तुम यहाँ भी कह दिए हो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर शेयर्स हेल्ड करेगा तो कैपिटल एसेट है, तो फिर एक्सेप्शन में कैसे है? बोला हाँ, गुड पॉइंट, एक्सेप्शन में एक लाइन ऐड कर देते हैं। स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन अगर ये स्टॉक इन ट्रेड किसका है? शेयर्स हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो बोला तुम कैपिटल एसेट हो जाओ, ऊपर जाओ। यानी इस बड़े ग्रुप में से एक ग्रुप को अलग किया, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड में से भी एक ग्रुप को अलग करके ऊपर का भेज दिया, किसको? बोला तुम स्टॉक इन ट्रेड हो लेकिन किसके हो? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हो, भैया तुम यहाँ आ जाओ। ठीक है, फिर कैपिटल एसेट कौन नहीं है? तो बोला दूसरा आइटम है पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट में क्या होता है? बोला पर्सनल इफेक्ट में 2 गुण होता है, तुम मूवेबल हो और पर्सनल यूज में इस्तेमाल किए जा रहे हो। तुम मूवेबल हो और पर्सनल यूज में इस्तेमाल किए जा रहे हो, तो भैया तुम हो जाओगे पर्सनल इफेक्ट, और अगर तुम पर्सनल इफेक्ट हो तो तुम कैपिटल एसेट नहीं हो। एग्जांपल समझा दी? बोला ठीक। जैसे स्टॉक इन ट्रेड में से एक ग्रुप को निकाले और कहे कि तुम हो स्टॉक इन ट्रेड लेकिन तुम हो कैपिटल एसेट। तुम हो स्टॉक इन ट्रेड लेकिन तुम कैपिटल एसेट हो, मानना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से एक ग्रुप है जो कि है पर्सनल इफेक्ट, एक ग्रुप है जो कि है पर्सनल इफेक्ट, यानी उस ग्रुप में जो एसेट्स हैं उनमें गुण क्या होगा? वो मूवेबल होगा कि इमूवेबल होगा? बोला मूवेबल होगा। वो पर्सनल यूज में इस्तेमाल हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? बोला हो रहा होगा। एक ग्रुप बनाया इनकम टैक्स में, बोला कि देखो भैया ये ग्रुप में जो एसेट है पर्सनल इफेक्ट है, लेकिन तुमको हम कैपिटल एसेट मानेंगे। जैसे ये स्टॉक इन ट्रेड है लेकिन हम तुमको मानेंगे क्या? कैपिटल एसेट। बोले सर ये तो ज़बरदस्ती है। बोले ज़बरदस्ती है, नहीं मानना है तो इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट जहाँ तक लगता है उससे बाहर चल जाओ, कूद जाओ समुद्र में। इंडिया में हो तो इनकम टैक्स मानना पड़ेगा। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कैपिटल एसेट कौन है? बोला 3 एसेट को हमने कैपिटल एसेट कहा। पहला कौन?
बोला प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर यूज्ड इन द बिजनेस और नॉट। दुनिया जान का जितना प्रॉपर्टी है सब कैपिटल एसेट है, बिजनेस में इस्तेमाल करो या मत करो। बोला वाह, जब पहला ही मैं सारा को ले आए तो दूसरा लाने का ज़रूरत क्या था? बोला दूसरा लाने का इसलिए ज़रूरत पड़ा क्योंकि एक्सेप्शन का जो पहला है ना वो दूसरा को कैपिटल एसेट नहीं रहने दे रहा था, तो हम दूसरा अलग से लिखें, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर यूज्ड इन द बिजनेस और नॉट। तो बोला स्टॉक इन ट्रेड भी तो है। तो बोला अच्छा, स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में से हटा देते हैं। जैसे ही स्टॉक इन ट्रेड में से को कैपिटल एसेट से हटाए तो FIIs क्या बोला, अरे भैया मेरे लिए शेयर्स भी तो FIIs स्टॉक इन ट्रेड है, हटा दो। बोला अच्छा बहुत चालाकी दे रहे हो, रुको ऊपर में भी लिख देंगे कि तुम हो स्टॉक इन ट्रेड तब भी तुम कैपिटल एसेट हो, और नीचे जहाँ एक्सेप्शन लिख रहे हैं उसके बगल में लिख देंगे कि देखो भैया ये स्टॉक इन ट्रेड में वो वाला शेयर नहीं होना चाहिए जो किसके द्वारा होल्ड किया जा रहा है, FIIs। तो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर यूज्ड इन द बिजनेस और नॉट इज अ कैपिटल एसेट। दूसरा क्या है, शेयर्स हेल्ड बाय FIIs। एक्सेप्शन में पहला क्या पढ़े, एक्सेप्शन में पढ़े कि भैया स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन अगर वो स्टॉक इन ट्रेड FIIs वाला है तो चूंकि ऊपर अलग से हम लिख दिए हैं तो तुमको यहाँ स्टॉक इन ट्रेड में से भी निकाल दी। ठीक है, राम के लिए जो शेयर्स में वो डील करता है स्टॉक इन ट्रेड है तो कैपिटल एसेट नहीं है। FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए जो कि शेयर में डील करता है वो उसका स्टॉक इन ट्रेड है लेकिन वो कैपिटल एसेट है। ठीक है, दूसरा क्या है, पर्सनल इफेक्ट्स। पर्सनल इफेक्ट्स क्या होते हैं? बोला पर्सनल इफेक्ट्स कैपिटल एसेट्स नहीं होते हैं। ठीक, पर्सनल इफेक्ट दिखते कैसे हैं, क्या होता है उनमें, गुण क्या होता है? बोला पर्सनल इफेक्ट्स मूवेबल होता है, साथ में पर्सनल यूज में इस्तेमाल होता है। जैसे कपड़ा जो हम पहनते हैं मूवेबल है और पर्सनल यूज में इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर यहां आया एक ग्रुप इनकम टैक्स का। देखो बच्चे, ये है पर्सनल इफेक्ट लेकिन हम इनको कैपिटल एसेट मानेंगे। क्या क्या है भैया इसमें? ज्वेलरी, पहला क्या है, ज्वेलरी। दूसरा क्या है, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी वर्क ऑफ आर्ट। ये जो ग्रुप है ना इसका अदर सोर्स में भी बहुत काम आता है, इसलिए इसको याद करना पड़ेगा। ज्वेलरी मूवेबल है, पर्सनल यूज में इस्तेमाल होता है। सजना है मुझे, सजना के लिए पहन लिए। ठीक है, ज्वेलरी एक पर्सनल इफेक्ट है। ठीक है, तो कैपिटल एसेट तो नहीं होना चाहिए था। बोला हाँ, पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं होता है, लेकिन इस पर्सनल इफेक्ट में से एक ग्रुप को हम किनारे किए हुए हैं जिसको हम कह रहे हैं कि तुम हो पर्सनल इफेक्ट। जैसे इन शेयर्स को हम कहे थे कि तुम हो स्टॉक इन ट्रेड, लेकिन ज़बरदस्ती तुमको क्या माना जाएगा, कैपिटल एसेट। उसी तरह से ये जो ग्रुप है पर्सनल इफेक्ट, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन तुमको हम कैपिटल एसेट कहेंगे। तो सजना है मुझे, सजना के लिए ज्वेलरी। दूसरा है पेंटिंग, महंगा महंगा पेंटिंग आप घर में रखे हुए हैं, मूवेबल है, पर्सनल यूज में है, घर के सजावट के लिए है। अगर पेंटिंग होता और मान लीजिए बिजनेस में रखे होते तो उस पर जो खर्च होता वो आप कैपिटलाइज करते, फिर उस पर डिप्रिसिएशन भी चार्ज करते। बोला तब तो वो कैपिटल एसेट था ही। अगर बहुत महंगा पेंटिंग खरीद के हम घर में रखे हुए हैं और उसको हम बेचे और महंगा दाम में, तो कैपिटल गेन होगा कि नहीं होगा? पेंटिंग है पर्सनल इफेक्ट, लेकिन उसको किस ग्रुप में डाला गया? कैपिटल एसेट्स। तो पहला क्या था? ज्वेलरी। दूसरा क्या है? पेंटिंग। उसके बाद क्या है? स्कल्पचर, मूर्तिकार से एक मूर्ति बनवा लिए, स्कल्पचर। ठीक है ना। उसके बाद क्या है? ड्राइंग। बोले सर ये पेंटिंग और ड्राइंग में अंतर क्या है? बोले MF हुसैन मिलेंगे तो बताएंगे। अभी खाली ये समझो कि पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। कभी कभी देखते होगे दुकान सब जो एकदम भूतिया टाइप का दिखेगा, उसमें कुछ कुछ टंगा रहता है। जाओगे पूछोगे, खटिया रखा रहेगा, पूछोगे खटिया कितना कहता है, ऐसा दाम बताएगा। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, भाई कहीं खुदाई हो रहा था, उसमें से कुछ निकला, टूटा हुआ घड़ा रखा हुआ सजा करके, लाइट वाइट लगा के। बहुत पैसा वाला लोग जो है वो सब खरीद के घर में ला के सजाता है। हम लोग क्या करते हैं, कबाड़ी में बेच देते हैं कि टूटा हुआ चीज़ घर में रखेंगे, कोई बाहर से आएगा देखेगा तो क्या बोलेगा, अरे गरीब आदमी है। और जो अमीर आदमी होता है वही टोटल का सामान खरीद के घर में ले आता है और लाइट वाइट लगा के उसको रख देता है और बोलता है कि वेल आई बॉट दिस फ्रॉम इटली। ठीक है ना। तो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ज्वेलरी, पेंटिंग्स, ड्राइंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है ना। चावल पर गीता लिख दी है। ठीक है ना। तो एनी वर्क ऑफ आर्ट, उसको हम खरीद के लाएँ करोड़ रुपया में, लाइट लगा के रखे हुए। तो ये सब है पर्सनल इफेक्ट, लेकिन कहलाएगा कि भैया तुम क्या हो? कैपिटल एसेट।
कैपिटल गेन चैप्टर का पहला कुछ क्लास थ्योरी में जाएगा, प्रैक्टिकल में इन करने में इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा स्लो चलेंगे हम लोग क्योंकि खाली थ्योरी है, माइंड में थ्योरी को रखना है। एक बार इन सब चीज़ को रख लिए माइंड में, कैपिटल गेन में कुछ नहीं है, ठीक है ना। वापस आते हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मतलब पढ़ रहे हैं सर कि प्रीवियस ईयर में एसएससी ने कैपिटल एसेट को बेचा, ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र करने पर नफ़ा हो गया। ये नफ़ा अगर एग्जेम्प्ट नहीं है अंडर सेक्शन 54, उसके बाद बताइए बी डी सी को उठाए गायब कर दिए, बोला नहीं ई के साथ अटैच कर दिए, तो बी डी ई सी एफ, तो जो बचेगा दैट शैल बी इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। बोला कैपिटल एसेट क्या है? बोला कैपिटल एसेट क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, बिजनेस में इस्तेमाल करो या ना करो। दूसरा में क्या है? शेयर्स हेल्ड बाई FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। बोला सर कुछ ऐसा भी है जो कैपिटल एसेट नहीं है? बोला कि हाँ एक ग्रुप है, उसमें पहला है स्टॉक इन ट्रेड। तो बोला सर ये स्टॉक इन ट्रेड तो है। बोला रुको यहाँ पे लिख देते हैं स्टॉक इन ट्रेड, लेकिन कौन स्टॉक इन ट्रेड को छोड़ के? बोला वो शेयर जो कि किसके द्वारा होल्ड किया जाता है, FIIs। फिर दूसरा में क्या लिखा? पर्सनल इफेक्ट। बोला पर्सनल इफेक्ट क्या होता है? बोला उसमें दो गुण है, वो मूवेबल है और साथ में क्या है, पर्सनल यूज़ में। बोला सर जितना पर्सनल इफेक्ट है सब का सब कैपिटल एसेट नहीं है। बोला नहीं, एक ग्रुप है जो कि है पर्सनल इफेक्ट, लेकिन उसको हम कैपिटल एसेट कहेंगे। बोला क्या? ज्वेलरी, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी वर्क ऑफ आर्ट, 6 आइटम है, ठीक है। बोले भाई तुम लोग पर्सनल इफेक्ट हो, लेकिन तुमको क्या कहेंगे, कैपिटल एसेट। बोला तीसरा कौन जो कैपिटल एसेट नहीं है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। तीसरा कौन? बोला रूरल एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कैपिटल एसेट नहीं होता है। इसके बाद और भी है 4 5 6, 3 और है, इतना पहले पढ़ लेते हैं नहीं तो बहुत माइंड में ये हो जाएगा। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं कैपिटल एसेट कौन होता है, बताइए कैपिटल कौन होता है? बोला प्रॉपर्टी ऑफ ऑल काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ ऑल काइंड या एनी काइंड, बिजनेस में इस्तेमाल करते हो या नहीं करते हो। शेयर्स हेल्ड बाई FIIs। बोला एक्सेप्शन भी है सर इसका। बोला हाँ है एक्सेप्शन, कुछ एसेट्स ऐसा हैं जिनको हमने कैपिटल एसेट के ग्रुप से बाहर रखा है। उसमें सबसे पहला कौन है? स्टॉक इन ट्रेड। एसेंस समझ रहे हो ना? स्टॉक इन ट्रेड को अगर हम कैपिटल एसेट रहने देते तो कोई आदमी अपना बिजनेस के किसी स्टॉक इन ट्रेड को बेचता तो उसको बिजनेस में भी इनकम हो जाता और कैपिटल गेन में भी। तो स्टॉक इन ट्रेड को हम लोगों ने यहाँ से अलग किया, लेकिन जैसे ही स्टॉक इन ट्रेड लिखे तो FII सब आके इसी लाइन में खड़ा हो गया कि हम लोग भी तो स्टॉक इन ट्रेड हैं। बोला रुको, वहाँ भी लिख देंगे कि तुम कैपिटल एसेट हो और यहाँ भी लिख देंगे, ठीक है। दूसरा में कौन है? पर्सनल इफेक्ट्स। पर्सनल इफेक्ट में कौन आता है? मूवेबल प्रॉपर्टी, पर्सनल यूज़, ठीक है ना। मूवेबल प्रॉपर्टी, पर्सनल यूज़। फिर कहा कि एक ग्रुप है जो कि है पर्सनल इफेक्ट, लेकिन उसको हम लोग कैपिटल एसेट कहते हैं। वो ग्रुप क्या है? ज्वेलरी, पेंटिंग्स, ड्राइंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी वर्क ऑफ आर्ट। और तीसरा क्या है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। समझना तो इसको भी है कि कौन सा लैंड रूरल है, कौन सा लैंड अर्बन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिस धरती पर हल चला रहे हैं आप वो रूरल हो जाएगा और एग्रीकल्चर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको समझेंगे थोड़ा बाद में। आइए जरा, फिर से सेक्शन पहले 45 पढ़ लिया जाए, पढ़ना पड़ेगा बार बार। बेसिस ऑफ चार्ज, सेक्शन 45। प्रॉफिट्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट इन द प्रीवियस ईयर shall be chargeable to income tax under the head capital gains unless such incomes are exempted under section 54 B, D, EC और F। बोला प्रीवियस ईयर में आपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र किया, उस ट्रांसफ़र पर हो गया आपको नफ़ा, वो नफ़ा अगर एग्जेम्प्ट नहीं है 54, बोलिए कौन कौन, B, D, EC, F, तो जो बचेगा दैट शैल बी इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कैपिटल एसेट होता क्या है? क्या बताए कैपिटल एसेट क्या होता है बताइए? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड या प्रॉपर्टी ऑफ ऑल काइंड, बिजनेस में इस्तेमाल करते हो या नहीं करते हो। दूसरा कौन है? शेयर्स हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तीसरा हम लोग को नहीं पढ़ना है, यानी सिलेबस में नहीं है, बताएंगे आपको, ठीक है ना, घबराइए नहीं। कुछ लोग का ध्यान उसी पे होगा कि सर तीसरा वाला बता दीजिए ना प्लीज़, बता दीजिए ना सर, बता देंगे। होता क्या है ना, तीसरा बताएंगे वही दिमाग में रह जाएगा और जो रहना चाहिए वो निकल जाएगा। क्या करो, फितरत है हम लोग का ऐसा, जो चीज़ मना होगा वो पसंद आएगा,
जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएसई वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस। एनी काइंड वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस। बोला जितना दुनिया का एसेट है सब कैपिटल एसेट है, बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे ही ये लिखते हैं तो हम फंस जाते हैं, मेरा स्टॉक इन ट्रेड भी तो कैपिटल एसेट हो जाएगा। बोला हाँ चलो उसको एक्सेप्शन में अलग से लिख देंगे कि भैया स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है। दूसरा देखिए क्या है, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाई अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इसके बगल में लिख दीजिए FII। एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाई FIIs। थर्ड को मत पढ़िए, बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग्स, यानी यहां पे लिख लीजिए, यहां पे लिख लीजिए द एसेट्स मेंशन्ड बिलो आर नॉट कैपिटल एसेट्स। द एसेट्स मेंशन्ड बिलो आर नॉट कैपिटल एसेट्स। चलिए देखिए पहला क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। क्या स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट है? तो बोला भैया कैपिटल एसेट नहीं वाले लिस्ट का पहला आइटम है स्टॉक इन ट्रेड, कि अगर आप स्टॉक इन ट्रेड हैं तो आप कैपिटल एसेट्स नहीं हैं। अब जैसे ही यहाँ स्टॉक इन ट्रेड लिखा कि भाई तुम कैपिटल एसेट नहीं हो, पॉइंट नंबर बी देखिए, सिक्योरिटीज हेल्ड बाई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। बोला फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए जो सिक्योरिटीज वो होल्ड करता है वो तो उसका स्टॉक इन ट्रेड ही है। तो ऊपर आप लिख दिए कि अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शेयर्स हेल्ड करता है तो वो कैपिटल एसेट है, और नीचे आप लिख रहे हैं कि स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। तो देखिए उसके बाद बगल में क्या लिखा, अदर देन सिक्योरिटीज हेल्ड बाई FIIs। तुमसे कोई पूछेगा ऐसे कि स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट है कि नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे? स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट है, यस या नो? तो कहोगे नो। बोला शेयर्स हेल्ड बाई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैपिटल एसेट है या नहीं है, यस या नो? क्या बोलोगे? यस। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि शेयर्स हेल्ड बाई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्टॉक इन ट्रेड है कि नहीं है, तो तुम बोलोगे यस। तो तुमसे पूछेगा कि भैया स्टॉक इन ट्रेड तो कैपिटल एसेट नहीं था, और शेयर्स हेल्ड बाई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्टॉक इन ट्रेड है, तो इसको तो कैपिटल एसेट नहीं होना चाहिए था। बोले रुको, सब चीज़ हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? सारा प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट, स्टॉक इन ट्रेड छोड़ के, ठीक है। फिर कहा शेयर्स हेल्ड बाई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैपिटल एसेट। बोले यार नीचे तो तुम लिखे हुआ था कि स्टॉक इन ट्रेड। बोला रुको, इसके बगल में क्या लिख देते हैं, लिख दिया अदर देन सिक्योरिटीज हेल्ड बाई FIIs। ठीक है। तीसरा चलिए, पर्सनल इफेक्ट। ये जो हम लोग लिस्ट पढ़ रहे हैं ये कैपिटल एसेट्स का कि जो कैपिटल एसेट नहीं है। बोला जो कैपिटल एसेट नहीं है। पर्सनल इफेक्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल इफेक्ट्स कौन है, कौन सा एसेट पर्सनल इफेक्ट्स है? बोला उसमें दो गुण होना चाहिए, वो मूवेबल होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, पर्सनल यूज में इस्तेमाल होना चाहिए। बोला अगर आप पर्सनल इफेक्ट हैं तो कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन उधर एक छोटा सा ग्रुप बना दिया कि देखो भाई तुम लोग हो पर्सनल इफेक्ट मान लिए, लेकिन तुम कैपिटल एसेट हो। क्या क्या, आगे देखिए। देयर आर फ्यू एसेट्स विच आर मूवेबल एंड मे बी हेल्ड फॉर पर्सनल इफेक्ट्स, येट दे आर ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट फॉर कैपिटल गेन पर्पस। बोला कि भाई कुछ एसेट ऐसे हो सकते हैं जो मूवेबल हैं, पर्सनल यूज में इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी हैं वो पर्सनल इफेक्ट, लेकिन हम उनको पर्सनल इफेक्ट होने के बावजूद कहेंगे कि तुम क्या हो। बोले तुम कैपिटल एसेट हो। कौन कौन? दे आर एज फॉलोज, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट। कैपिटल गेन में ना ज़्यादा ऐसा ही पढ़ना है, पहले एक नियम पढ़ेंगे, फिर उसका एक्सेप्शन पढ़ेंगे, और फिर एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन पढ़ेंगे। देख लो, नियम पढ़े भैया दुनिया का जितना एसेट है ना सब कैपिटल एसेट। बोले अरे इसका एक्सेप्शन है क्या, स्टॉक इन ट्रेड। ठीक, स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं। बोले रुको रुको, ये जो एक्सेप्शन है ना स्टॉक इन ट्रेड वाला, इसका भी एक और एक्सेप्शन है।
बोले हद है यार, पहले नियम बताया क्या, दुनिया का जितना एसेट सारा कैपिटल एसेट, फिर एक एक्सेप्शन दिए कि देखो स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, इतना पे रुक जाते, फिर इस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन दे रहे हो क्या, बोला शेयर्स हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्टॉक इन ट्रेड है, लेकिन तुम कैपिटल एसेट का लाओगे, अलग से वहाँ भी मेंशन कर दिया। ठीक है भैया चलो इतना मैं तो मान लिया। फिर कहा कि देखो इस वाले लाइन का ना एक और एक्सेप्शन है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड कैपिटल एसेट है, लेकिन पर्सनल इफेक्ट जो है ना वो कैपिटल एसेट नहीं है। बोले चलो, बोला पर्सनल इफेक्ट होता क्या पहले समझा दो। बोला मूवेबल और साथ में क्या पर्सनल यूज़। बोला ठीक। बोला रुक जाओ यार, इस वाले नियम का ये एक्सेप्शन और इस वाले नियम का वो एक्सेप्शन, अरे तुम पर्सनल इफेक्ट हो लेकिन चलो तुम कहाँ चलो, तो कैपिटल एसेट वाले ग्रुप में। तो पढ़ क्या रहे हैं हम लोग समझ रहे हो, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड कैपिटल एसेट, स्टॉक इन ट्रेड नो कैपिटल एसेट, पर्सनल इफेक्ट नो कैपिटल एसेट। बोला स्टॉक इन ट्रेड नो कैपिटल एसेट, इसी पे रुक जाएं। बोला रुक जाओ, स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, एक लेकिन स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट है, कौन वाला, शेयर्स हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। बोला ठीक है चलो तुम बोलो मान लिए। बोला कि पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं ना है। बोला हाँ। बोला अरे रुक जाओ, एक ग्रुप है, हम लोग जब पढ़ना शुरू किए थे ना तो उसमें खाली ज्वेलरी था, फिर जब पढ़ाना शुरू किया ना तो उसमें और लोग ऐड हो गए। नियम ऐसे ही बदलता है। इनकम टैक्स देखा कि लोग पेंटिंग बेच रहा है, कमा रहा है, बड़ा बड़ा लोग पेंटिंग बेच रहा है, बोला लाओ इसको कैपिटल एसेट में। तो ज्वेलरी, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है, घूस देने का बहुत अच्छा साधन हो गया था पेंटिंग्स, ड्राइंग्स। मान लो किसी आदमी को हमको घूस देना है, हम बनाए एक पेंटिंग मजनू भाई टाइप, मजनू भाई गाड़ी के बोनट पे लड़का बैठा हुआ है, तो हम मजनू भाई टाइप बनाए एक पेंटिंग, जिससे घूस लेना है उसको बेच दिया, 3 करोड़ हमको दे दिया, बढ़िया है। अब जिसको हम दिए थे उसको भी किसी से घूस लेना है, वो 3 करोड़ वाला पेंटिंग को ना किसी को 7 करोड़ में बेच दिया, टैक्स लग नहीं रहा है। बोला अच्छा लेके आते हैं यहाँ पे। तो पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, कैपिटल एसेट कौन है। बोला कैपिटल एसेट कौन है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। बोला एक्सेप्शन, बोला स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड का एक्सेप्शन, बोला शेयर्स हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो अलग से वहाँ से लिख दिया। दूसरा पर्सनल इफेक्ट, बोला पर्सनल इफेक्ट का गुण क्या है, बोला मूवेबल प्रॉपर्टी होता है और पर्सनल यूज़ में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो बोला पर्सनल इफेक्ट है तो कैपिटल एसेट नहीं। फिर कहा कि एक ग्रुप है जो कि है पर्सनल इफेक्ट लेकिन उसको कैपिटल एसेट मानेंगे, कौन कौन, ज्वेलरी, पेंटिंग्स, ड्राइंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी वर्क ऑफ आर्ट। बोला ठीक। तीसरा क्या है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं है, यानी रूरल एग्रीकल्चर लैंड को हम बेचेंगे तो कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, लेकिन हम अर्बन लैंड या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को बेचेंगे तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, बोला कि कैपिटल एसेट हो जाएगा तो कैपिटल गेन हो जाएगा। तो ये है रूरल एग्रीकल्चर लैंड, इसको भी समझेंगे बाद में। इसमें भी है कि कौन रूरल है कौन रूरल नहीं है। 3 पढ़ लिया कि 3 एसेट्स। इसके बाद क्या है, बोला कि गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट, गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट सुने होंगे, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम सरकार का। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत जब आप इन्वेस्ट करते हैं पैसा तो आपको गोल्ड नहीं मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। उस जमा किए गए पैसा पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है और फिर जब वो मैच्योर होता है तो उस समय जो गोल्ड का दाम है वो आपको मिल जाता है। नहीं भी जानिएगा तो काम चलेगा। आपको ये जानना है कि गोल्ड डिपॉजिट जो सर्टिफिकेट है वो एक कैपिटल एसेट नहीं है। बोला और क्या, बोला कि गोल्ड बॉन्ड 6.5%, 7%, नेशनल डिफेंस बॉन्ड या स्पेशल बियरर बॉन्ड, ये सब कैपिटल एसेट नहीं है। आइए आगे, पॉइंट नंबर सी पढ़ लिए, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। नोट में है कि भाई कौन रूरल एग्रीकल्चर लैंड है कौन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, समझेंगे बाद में। अभी थोड़ा मान लेते हैं बातों को कि भैया रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं है। इसके बाद देखिए 3 और डी में आइए, गोल्ड डिपॉजिट्स बॉन्ड, डिपॉजिट सर्टिफिकेट अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स, 7% गोल्ड बॉन्ड्स, नेशनल डिफेंस बॉन्ड्स या स्पेशल बियरर बॉन्ड। यानी डी से लेकर के एफ तक अगर देखिए तो बेसिकली ये क्या है, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट या बॉन्ड मिल रहा है, आपको इन बॉन्ड्स का नाम जानना पड़ेगा। गोल्ड बॉन्ड्स, 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स, 7% गोल्ड बॉन्ड्स,
नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, नेशनल डिफेंस बॉन्ड्स, स्पेशल बेयरर बॉन्ड्स, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में पैसा जमा किए उसका सर्टिफिकेट, ये सब कैपिटल एसेट नहीं है। देखिए इतना देर से हम लोग पढ़ रहे हैं, करीब हाफ एन आवर से ऊपर हो गया, और पढ़े क्या अभी तक? कैपिटल एसेट को प्रीवियस ईयर में ट्रांसफ़र किए, ट्रांसफ़र करने पे मुनाफा हुआ जो कि एग्जेम्प्ट नहीं है अंडर सेक्शन क्या 54 बी डी ई सी एफ, तो जो बचेगा दैट शैल बी इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। बोला ठीक है भाई, मान लिए। बोला कैपिटल एसेट है क्या? बोला कैपिटल एसेट है क्या? बोला प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर बीइंग यूज्ड इन द बिजनेस और नॉट, बिजनेस में इस्तेमाल कीजिए या मत कीजिए, वो आपका कैपिटल एसेट। बोला ठीक है। और बोला दूसरा, बोला शेयर्स हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, शेयर्स हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तीसरा बताएंगे, लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग के इंटरमीडिएट में नहीं है। बोला कि ये जो आप नाम लिख दिए इसके अलावा और कोई है जो कैपिटल एसेट्स है? बोला अब इसके अलावा क्या, सब तो लिख ही दिए प्रॉपर्टी ऑफ ऑल काइंड। तो बोला कोई ऐसा एसेट है जो कि कैपिटल एसेट नहीं है? बोला हाँ, पहला स्टॉक इन ट्रेड। बोला कि जितना स्टॉक इन ट्रेड है वो कैपिटल एसेट नहीं है? बोला नहीं, सारा स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है सिवाय एक स्टॉक इन ट्रेड को छोड़ के, कौन? शेयर्स हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। बोला ठीक। दूसरा, बोला पर्सनल इफेक्ट्स। बोला पर्सनल इफेक्ट्स होता क्या है? बोला कि वो प्रॉपर्टी मूवेबल होता है और वो पर्सनल यूज़ में इस्तेमाल होता है। बोला ठीक। बोला एक ग्रुप है जो कि है पर्सनल इफेक्ट्स, यानी उस ग्रुप में ये दोनों गुण हैं, लेकिन येट उसको हम लोग कैपिटल एसेट मानते हैं। कौन कौन? ज्वेलरी, पेंटिंग्स, ड्राइंग, स्कल्पचर, एनी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन या एनी वर्क ऑफ आर्ट। तीसरा क्या पढ़े? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं है। इसके बाद जो तीन है ना, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, पैसा जमा करने पर सर्टिफिकेट या बॉन्ड मिल रहा है। स्पेशल बियरर बॉन्ड, नेशनल डिफेंस बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड्स या गोल्ड सर्टिफिकेट्स। गोल्ड बॉन्ड्स 6.5% का हो सकता है, 7% का हो सकता है, गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट हो सकता है। बोले ये लोग कैपिटल एसेट नहीं है। बोला ठीक, इतना दूर तो समझ लिए। क्या कीजिए, हम क्वेश्चन बोलते हैं, वीडियो पॉज करके उसका आंसर लिख लीजिए और उसके बाद आगे वाला टॉपिक को समझिए, ठीक है? इससे क्या होगा कि जो आप समझे हैं उसको आपने लिख लिया। लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए। डिस्कस सेक्शन 45। डिस्कस सेक्शन 45। नंबर 2 लिखिए। डिफाइन कैपिटल एसेट्स। डिफाइन कैपिटल एसेट्स। अभी लिखिएगा नहीं, तीसरा वाला बता देते हैं तब लिखिएगा। कैपिटल एसेट कौन है? बोला प्रॉपर्टी ऑफ ऑल काइंड, एनी काइंड, वेदर यूज्ड इन द बिजनेस और नॉट, शेयर्स या सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FIIs। तीसरा क्या है जो कैपिटल एसेट है? यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, इशूड ऑन आफ्टर 21 है, 1/2/21, नॉट एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(10)(d), नॉट। कैपिटल एसेट में ये दोनों आपको पढ़ना है। कैपिटल एसेट क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर यूज्ड इन द बिजनेस और नॉट। दूसरा क्या? शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FIIs, इसको भी भूल जाइए। कौन सा कैपिटल एसेट नहीं है? तो एक्सेप्शन में क्या क्या दिया? पहला क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। दूसरा क्या है? पर्सनल इफेक्ट्स। तीसरा क्या है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। इसके बाद चौथा, पांचवा, छठा, पैसा जमा किए कुछ सर्टिफिकेट मिला, क्या?
गोल्ड बॉन्ड्स 6.5% गोल्ड बॉन्ड, 7% गोल्ड बॉन्ड्स, नेशनल डिफेंस बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, ठीक है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की जगह के नाम पे आपने पैसा जमा किया तो जो सर्टिफिकेट मिला, ये सब कैपिटल एसेट नहीं है। तो कैपिटल एसेट कौन है? प्रॉपर्टी ऑफ ऑल काइंड या एनी काइंड वेदर यूज्ड इन द बिजनेस और नॉट। और कौन है कैपिटल एसेट? बोला शेयर्स हेल्ड बाय एफआईआईज। तीसरा क्या है? सुन लीजिए, नहीं भी याद रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये नीचे वाला नहीं भी याद रखिए तो काम चलेगा, लेकिन एज अ टीचर तो हमको सब चीज़ बताना पड़ेगा ना। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका इशू डेट क्या है? 1/2/21, 1/2/21 याद रखने के लिए, ठीक है। 21/21, 1/2/21, 1/2/21 पलट दिए, 1/2 को पलट दिए, 2/1, 1/2/21, 1/2/21। और एग्जेम्प्ट नहीं है अंडर सेक्शन कितना? 10(10)(d)। आइए जरा नोट्स में एक मिनट। कैपिटल एसेट्स देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस। पॉइंट नंबर बी में क्या लिखा? एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। थर्ड में देखिए क्या है? एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, यूलिप, ULIP लिख लीजिए कहीं, यूलिप याद रखने में ठीक रहेगा। यूलिप, एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1/2/21, 1/2/21, 12/21, 12/21, नॉट एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(d)। देखिए ये सब फाइनल का चीज़ है, ठीक है ना, फाइनल में पढ़ना है। लेकिन जब आपका डेफिनेशन आएगा एग्जाम में मान लीजिए देने के लिए कि डिफाइन कैपिटल एसेट्स, तो आप खाली यही दोनों नहीं लिख सकते, ये भी लिखना पड़ेगा। कैपिटल एसेट है क्या? बोला प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर यूज्ड इन द बिजनेस और नॉट। दूसरा क्या है? बोला शेयर्स हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और तीसरा क्या है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। खाली इतना लिख देना है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। फिर नीचे लिखोगे कि जो नीचे लिस्ट है वो कैपिटल एसेट्स नहीं है। कौन कौन है लिस्ट? देखिए, स्टॉक इन ट्रेड, लेकिन एफआईआईज वाला सिक्योरिटीज़ नहीं। दूसरा क्या है? पर्सनल इफेक्ट्स। पर्सनल इफेक्ट में ये लिखोगे कि पर्सनल इफेक्ट क्या होता है? मूवेबल पर्सनल यूज़, लेकिन कुछ पर्सनल इफेक्ट्स है जो कि कैपिटल एसेट्स है, उसका नाम लिख दोगे। तीसरा रूरल एग्रीकल्चर लैंड। चौथा, पांचवा, छठा में क्या लिखोगे? वही बॉन्ड्स वाला, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन दिए हैं 2, डिस्कस सेक्शन 45 एंड डिफाइन कैपिटल एसेट्स। वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसको लिख लीजिए, रिकैप होगा, ठीक है ना। आपका 1.5 घंटा का वीडियो हो सकता है कि आपको 2 घंटा लगे, क्योंकि आप बीच में लिख रहे हैं, लेकिन उससे आपका रिकैप हो जाएगा। इसलिए काइंडली जो आपको 2 क्वेश्चन हम दिए हैं, कौन कौन सा? पहला डिस्कस सेक्शन 45 को तो बस आप ऐसे ही डिस्कस कर दीजिए, ऐसे ही लिख दीजिए। प्रीवियस ईयर में एसएससी ने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया, ट्रांसफर से गेन है जो कि एग्जाम नहीं है ये सब सेक्शन, तो वो आपका हो जाएगा इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। जो आपको आंसर लिखना है वो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे लिख के आएगा PY.A.CH नहीं ना। जब हम आंसर लिख रहे हैं इस तरह से, प्रीवियस ईयर में एसएससी ने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया और आपसे कोई कहेगा कि भैया इसको एक सेंटेंस में बना दीजिए, तो सेंटेंस में तो आप बना ही लीजिएगा। दूसरा में क्या लिखिएगा? यही कैपिटल एसेट्स क्या है? तो कैपिटल एसेट्स 3, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, शेयर्स हेल्ड बाय एफआईआईज, यूलिप, बट द फॉलोइंग आर नॉट कैपिटल एसेट। नाम लिख दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग चलें आगे। वीडियो पॉज करके आंसर लिख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। हम लोग पढ़े अभी तक 45 प्रीवियस ईयर में एसएससी ने कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र करने पर नफ़ा हो गया जो कि एग्जेम्प्ट नहीं है 54 बी, डी, EC और F में। तो जो बचेगा दैट शैल बी इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेंस। यही ना पढ़े। फिर हम लोग पढ़े कि कैपिटल एसेट क्या होता है। बोला 3 एसेट कैपिटल एसेट, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, शेयर्स हेल्ड बाय एफआईआईज और यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, ये तीनों कैपिटल एसेट। फिर पढ़े कि देखो ये सब कैपिटल एसेट नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड, लेकिन अदर देन शेयर्स हेल्ड बाय एफआईआईज
दूसरा क्या पढ़ा कि कैपिटल एसेट नहीं है, पर्सनल इफेक्ट, लेकिन इसमें एक ग्रुप है ज्वेलरी, पेंटिंग्स, ड्राइंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी वर्क ऑफ आर्ट। तीसरा क्या है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। ये 4, 5, 6 में क्या है, गोल्ड बॉन्ड्स, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, नेशनल डिफेंस बॉन्ड 6.5%, 7% गोल्ड बॉन्ड्स, डिपॉजिट सर्टिफिकेट अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इतना ही ना पढ़े हम लोग। 45 में प्रीवियस ईयर में एसएससी ने कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र करने पे जो नफ़ा है वो एग्जाम्प्ट नहीं है उस सेक्शन के तहत, तो जो बचा दैट शैल बी इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेंस। फिर पढ़े कि भाई कैपिटल एसेट क्या होता है, तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर यूज्ड इन द बिजनेस और नॉट, शेयर्स हेल्ड बाई FIIs, और तीसरा क्या पढ़े, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। फिर पढ़े 6 जो कि देखने में लग रहा था कैपिटल एसेट है, लेकिन बोला कि भाई तुम लोग कैपिटल एसेट नहीं हो, ठीक है मान लिए। अब आगे टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। मतलब कैपिटल एसेट्स 2 प्रकार के होते हैं। कैपिटल एसेट्स 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट 2 ही प्रकार का होता है। जितना भी कैपिटल एसेट है वो 2 ही प्रकार का होगा, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा, नहीं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा। बोला कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर डिसाइड होता है, पीरियड ऑफ होल्डिंग। जैसे इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर डिसाइड होता है, उसका पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया। कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म हो सकता है या लॉन्ग टर्म, सिर्फ एक चीज के आधार पर, वो क्या है, पीरियड ऑफ होल्डिंग। बोले पीरियड ऑफ होल्डिंग का क्या मतलब है, एक राम है, वो यहाँ पर एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदे, यहाँ पर मालिक हुए, और यहाँ पर उन्होंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया या सेल कर दिया। तो राम जो इस हाउस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, ये हाउस प्रॉपर्टी एक कैपिटल एसेट है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। बोला राम इस हाउस प्रॉपर्टी में रहते थे तो पर्सनल इफेक्ट में क्यों नहीं आया। बोला कि पर्सनल इफेक्ट में आने के लिए उस एसेट में 2 गुण होना चाहिए ना, मूवेबल एंड पर्सनल यूज़। हाउस प्रॉपर्टी पर्सनल यूज़ में है लेकिन मूवेबल तो नहीं है, इमूवेबल है। ठीक, तो बोला राम जब इस हाउस प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो ये हाउस प्रॉपर्टी सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के रूप में बिक रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के रूप में बिक रहा है, ये डिसाइड सिर्फ एक चीज़ पे होता है कि भैया राम के पास इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या था। यहाँ पर आया और यहाँ पर गया, कहता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ध्यान दीजिएगा, जिस दिन आया और जिस दिन गया दोनों डेट इंक्लूड करना है। जिस दिन आया और जिस दिन गया दोनों डेट इंक्लूड करना है, इसके बीच में इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग निकाल लीजिए। जिस दिन मेरे पास आया और जिस दिन मेरे पास गया, जाने वाला दिन भी माना जाता है कि मेरे ही पास है, ठीक है, इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग निकाल दीजिए। यही पीरियड ऑफ होल्डिंग हमको डिसाइड करने में मदद करेगा कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म। देखिए कैसे कैसे चल रहे हैं। कैपिटल गेन कब होगा, जब कैपिटल एसेट को बेचेंगे, ठीक है। कैपिटल एसेट होता क्या है, तो ये कैपिटल एसेट। बोला कैपिटल एसेट कितने प्रकार का होता है, बोला 2, कौन कौन सा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। बोला शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसाइड कैसे होता है, बोला पीरियड ऑफ होल्डिंग पे। पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब ये पेन हम आज खरीदे, आज रखे, कल रखे, परसों बेचे, तो ये टोटल पेन मेरे पास कितना दिन रहा, आज आया, आज भी था मेरे पास, कल भी था, और परसों जो जा रहा है परसों भी मेरे ही पास माना जाएगा। ये जो परसों जा रहा है और मेरे पास माना जा रहा है, ये एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, रमोला गुप्ता, भारती रमोला गुप्ता का एक केस है, ठीक है। पहले क्या होता था, हम आज खरीदे, कल अपने पास रखे, परसों बेच दिए, तो परसों वाले दिन को हटा दिए, सिर्फ 2 दिन। भारती रमोला गुप्ता का जब केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस दिन एसेट आपके पास से जा रहा है उस दिन भी माना जाएगा कि आपके पास है। पीरियड ऑफ होल्डिंग हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग हमको ये डिसाइड करने में मदद करेगा कि जो एसेट है कैपिटल एसेट वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, ठीक है। चलिए
पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालते समय आने वाला दिन और जाने वाला दिन दोनों माना जाता है कि मेरे ही पास है। आज खरीदे, एक दिन मेरे पास रहा, कल मेरे पास रहा, परसों गया, परसों ही माना जाएगा कि आपके पास था। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारतीय रमोला गुप्ता में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया। ये तो समझ में आ गया कि भाई पीरियड ऑफ होल्डिंग हमको कैपिटल एसेट्स के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को डिसाइड करने में मदद करेगा। अब जरा ये तो बता दीजिए कितना? कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म, ये डिसाइड करने के लिए ना उस एसेट का रूप, रंग, मूल्य कुछ नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं कि भाई मेरे पास आया और मेरे पास से जा रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ये सिर्फ इस पर निर्भर करेगा कि वो मेरे पास रहा कितना। बोला क्या है डेट? बोला जैसे कैपिटल एसेट 3 प्रकार के थे, वैसे ही 3 डेट हैं। डिफाइन किया कि जो एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट नहीं है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। जो कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट नहीं है वो क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो बोला कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कब होगा, क्या डिसाइड करेगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए भी पीरियड ऑफ होल्डिंग है, लेकिन हम इसका नियम पढ़ लेंगे। तो जो शॉर्ट टर्म नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म। ठीक है, क्या है नियम? 36, 24 और 12। छत्तीस, 24 और 12। पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 महीना, 24 महीना और 12 महीना। क्या पढ़ रहे हैं? कैपिटल एसेट के प्रकार। कैपिटल एसेट कितने प्रकार के? बोला 2, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन होगा? बोला जो शॉर्ट टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म कौन होगा? बोला 3 ग्रुप है। पहला वाला ग्रुप में कहा कि अगर वो एसेट आपके पास 36 महीना या उससे कम दिन रहा है तो वो शॉर्ट टर्म है, उससे ज़्यादा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म। दूसरा वाले ग्रुप में बोला कि भैया आपके पास वो एसेट अगर 24 महीना या उससे कम है तो वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म और नहीं तो हो जाएगा लॉन्ग टर्म। और तीसरा में बोला कि भैया वो एसेट आपके पास कितना दिन रहा है तो 12 महीना, 12 महीना उससे कम रहा तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म। और 12 महीना से अधिक रहा तो क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म। 36 महीना, 24 महीना और 12 महीना। सबसे पहले समझते हैं 24 महीना वाला। बोला कि इसमें 2 है। अनलिस्टेड शेयर्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अनलिस्टेड शेयर्स एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। यानी अगर आपके पास अनलिस्टेड शेयर है, आपके पास यहाँ पर आया और यहाँ पर आपके पास से जा रहा है और ये पीरियड 24 महीना या उससे कम है, तो जो बिक रहा है तो किस रूप में बिक रहा है? शॉर्ट टर्म में। यानी अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीना उससे कम है तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म। बोला 12 महीना वाले में कितने लोग हैं? बोला 3 लोग। लिस्टेड शेयर्स, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और ZCB, जीरो कूपन बॉन्ड। देखिए याद करना तो पड़ता है थोड़ा सा। अभी तक जो हम लोग पढ़े वो भी तो क्या कहते हैं, समझे और याद किए। अब क्या पढ़ रहे हैं कि कैपिटल एसेट्स 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार है भाई? कैपिटल एसेट 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन है? बोला जो शॉर्ट टर्म नहीं है। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि शॉर्ट टर्म है कि नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म, नहीं तो क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म। बोला जो डिसीजन होता है कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, ये एक्चुअली क्या चीज़ पे होता है? पीरियड ऑफ होल्डिंग पे। बोला कि कुछ एसेट्स के लिए 36 महीना है, कुछ एसेट्स के लिए 24 महीना है
और कुछ एसेट्स के लिए 12 महीना है। यानी ये तीनों एसेट अगर आपके पास 12 महीना या उससे कम रहे तो शॉर्ट टर्म, ये तीनों एसेट आपके पास 12 महीना से अधिक रहे तो लॉन्ग टर्म, ये दोनों एसेट्स अगर आपके पास 24 महीना या उससे कम रहे तो शॉर्ट टर्म, अगर उससे ज़्यादा रहे तो लॉन्ग टर्म। बोला इन दोनों को छोड़ करके बाकी जितना एसेट्स है फॉर जनरल एसेट्स 36 महीना रिमेनिंग। तो हमको ध्यान क्या रखना है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, कैसे याद रहेगा? 12 वाले में 3 लोग हैं और 24 वाले में 2 लोग हैं और बाकी सब जो हैं 36 में। यानी ये 3 एसेट्स आपके पास 12 महीना या उससे कम रहा तो शॉर्ट टर्म, ये 2 एसेट आपके पास 24 महीना या उससे कम रहा तो शॉर्ट टर्म। मान लीजिए कि हम एक हाउस प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और हम जिस दिन मेरे पास आया और जिस दिन मेरे पास से गया उसके बीच में पीरियड जो है वो है 2 साल 2 दिन, 2 साल 2 दिन, यानी 24 महीना पार कर गया। तो जब वो बिकेगा तो शॉर्ट टर्म के रूप में बिकेगा कि लॉन्ग टर्म? बोला लॉन्ग टर्म। क्यों हम लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म निकाल रहे हैं? क्योंकि दोनों पर नियम अलग अलग। हम जब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेचते हैं तो कुछ दूसरा नियम है, हम जब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचते हैं तो दूसरा नियम है। तो सबसे पहले तो हमको निकालना पड़ेगा कि एसेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। इस चीज़ को निकालने के लिए सिर्फ डिसाइड करने का फैक्टर क्या है? पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग में क्या है? 36, 24, 12, 36 महीना, 24 महीना, 12 महीना, 12 दूनी 24। 2 एसेट ऐसा जिसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीना है, कौन कौन? बोला कि अनलिस्टेड शेयर, एक शेयर है जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है तो अनलिस्टेड हो गया, और इमूवेबल प्रॉपर्टी, और मतलब हिंदी वाला एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपने कोई लैंड खरीदा, लैंड को आप बेच रहे हैं, रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म? बोला सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो कैपिटल एसेट है ही नहीं, जब कैपिटल एसेट नहीं है तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है के लिए। गुड, याद है आपको। हमने एक लैंड खरीदा जो कि अर्बन लैंड है, उसको हम बेच रहे हैं, शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म? ये उस लैंड के लंबाई चौड़ाई या दाम को देख के होगा। बोले नहीं, उस लैंड का देखिए कि आपके पास कितना दिन रहा, जिस दिन मेरे पास आया और जिस दिन मेरे पास गया दोनों डेट को इंक्लूड करके बीच का पीरियड निकालिए। अगर वो आपके पास 24 महीना या उससे कम रहा है तो शॉर्ट टर्म, अगर आपके पास 24 महीना से ज़्यादा रहा है तो लॉन्ग टर्म। तो 2 एसेट में 24, 3 एसेट में 12, अब बाकी सब में क्या है? 36। ये 3 एसेट क्या है? लिस्टेड शेयर्स, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और जीरो कूपन बॉन्ड। देखिए ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड और जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है समझेंगे। अभी आपको मानना है कि अगर जीरो कूपन बॉन्ड है तो शॉर्ट टर्म कब तक रहेगा? बोला अगर वो आपके पास 12 महीना है उससे कम रहा। यूनिट है इक्विटी ओरिएंटेड फंड का तो शॉर्ट टर्म कब रहेगा? जब वो 12 महीना या उससे कम रहेगा। और अगर शेयर्स है जो कि लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे तो बोला वो शॉर्ट टर्म कब होगा? बोला आपके पास 12 महीना या उससे कम रहा, 12 महीने से ज़्यादा रहा तो वो क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म। अनलिस्टेड शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसके लिए शॉर्ट टर्म 24 महीना या उससे कम, और बाकी सारे एसेट्स के लिए कितना? 36 महीना या उससे कम। आइए जरा नोट्स में। टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स, देखिए क्या दे रहा है, कितने टाइप्स हैं कैपिटल एसेट के? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट STCA, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट LTCA, एसेट्स दैट आर नॉट STCA। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन है? जो शॉर्ट टर्म नहीं है। यहाँ नोट लिखिए, नोट लिखिए, लिखिए द डिसाइडिंग फैक्टर for a capital asset, the deciding factor for a capital asset to be declared as short term capital asset, ब्रैकेट में लिख लीजिए STCA,
ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ब्रैकेट में लिख लीजिए LTCA इज पीरियड ऑफ होल्डिंग, इज पीरियड ऑफ होल्डिंग। क्या लिखे हम लोग, मतलब कोई कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, ये सिर्फ एक चीज़ पर निर्भर करता है, और वो है कि वो एसेट आपके पास कितना दिन रहा, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ होल्डिंग। जैसे कि किसी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस सिर्फ उसके पीरियड ऑफ स्टे पर निर्भर करता है, ना नाम, ना उम्र, ना सेक्स, किसी चीज़ पर निर्भर करता है, बस निर्भर करता है कि भैया आप इंडिया में कितना दिन रहे, क्या आप 182 डेज या उससे अधिक रहे। बोला हाँ रहे, चलिए आप रेजिडेंट हो गए। 60 दिन या उससे अधिक रहे और पीछे के 4 साल में 365 दिन या उससे अधिक रहे, बोला हाँ चलिए आप रेजिडेंट हो गए। उसी तरह से कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, ये सिर्फ उसके पीरियड ऑफ होल्डिंग पर निर्भर करेगा। और कौन सा केस, भारती रमोला गुप्ता के केस के चलते जिस दिन एसेट आपके पास से जा रहा है उस दिन भी माना जाएगा कि वो आप ही के पास था। आज हम एक एसेट खरीदे और कल उसको बेच दिए तो लगेगा कि एक दिन है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, आज भी रहा मेरे पास और वो कल भी रहा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा डिसाइड करने में। अब आते हैं कि भैया शॉर्ट टर्म कब होंगे और लॉन्ग टर्म कब होंगे। बोला 12, 24 और 36, यही ना है, 12, 24 और 36। 12 वाले में 3 लोग हैं, 24 वाले में 2 लोग हैं और 36 वाले में सारे लोग हैं। बोला कि अगर कोई एसेट आपके पास 36 महीना या उससे कम रहा है तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, अगर वो जनरल एसेट है। अगर कोई एसेट इमूवेबल प्रॉपर्टी है या शेयर्स है अनलिस्टेड कंपनी का, वो आपके पास 24 महीना या उससे कम रहा है, शॉर्ट टर्म हो जाएगा। और 3 में क्या है, शेयर्स लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड और जीरो कूपन बॉन्ड। बोला इन तीनों के शॉर्ट टर्म होने के लिए सबसे कम टाइम दिया गया है 12 महीना। अगर कोई शेयर आपके पास आया जो कि लिस्टेड है और 12 महीना एक दिन में वो किसी को चला गया तो वो लॉन्ग टर्म के रूप में जाएगा, और 12 महीना के अंदर चला गया या 12 महीना में गया तो शॉर्ट टर्म कहलाएगा। आइए जरा टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट STCA और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट LTCA। एसेट्स दैट आर नॉट STCA। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट डिसाइड करने के लिए बड़ा आसान है, देख लीजिए कि शॉर्ट टर्म है कि नहीं। अगर शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म, नहीं तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, जनरल एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर शैल नॉट बी हेल्ड फॉर मोर देन 36। जनरल एसेट के लिए कितना है महीना, 36। नेक्स्ट पेज पे आइए। फॉर द फॉलोइंग एसेट्स द पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल नॉट बी मोर देन 12 मंथ्स, लेस देन और इक्वल्स टू 12 महीना। देखिए क्या है, सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ठीक है ना, सिक्योरिटी इज लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, लिस्टेड शेयर्स। दूसरा है यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। अब ये क्या होता है FM में समझिएगा या फाइनल में हम लोग समझेंगे। और जीरो कूपन बॉन्ड, ये तो इस चैप्टर में समझेंगे, ये इस चैप्टर में समझेंगे जीरो कूपन बॉन्ड। इसका हम लोग को PGBP में भी जरूरत पड़ता है। देखिए जनरल एसेट्स के लिए कितना महीना, 36 महीना या उससे कम। वो 3 एसेट के लिए कितना है, 12 महीना उससे कम। वो 3 एसेट कौन है, लिस्टेड शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, और तीसरा कौन है, जीरो कूपन बॉन्ड। बीच में बच गया 2, 12 दूनी 24। आइए नोट्स में, अनलिस्टेड शेयर्स एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट if period of holding less than or equals to 24 month। ये वाला नोट कर लीजिए, आसान रहता है, नोट कर लीजिए ना। लेस देन इक्वल्स टू 12 महीना में कौन कौन है, लिस्टेड शेयर्स, यूनिट इक्विटी ओरिएंटेड फंड का और जीरो कूपन बॉन्ड।
24 महीना उससे कम वाला में कौन है? अनलिस्टेड शेयर्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और जो बच गया वो कितना? लेस देन इक्वल टू 36 महीना। जिस दिन एसेट हमारे पास से जाता है उस दिन भी वो माना जाता है कि आप ही के पास है। कैलकुलेट करते समय ये कौन सा केस के चलते आया था? भारती रमोला गुप्ता, नीचे देख लीजिए। फॉर कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स द डेट ऑन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड शुड बी इंक्लूडेड। अंडरलाइन कीजिए, द डेट ऑन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड शुड बी इंक्लूडेड। भारती रमोला गुप्ता वर्सेस CIT 2012 के पहले जब हम लोग पढ़ते थे उस समय जिस दिन जा रहा है उस दिन आपके पास नहीं माना जाता था। इसके चलते बहुत चेंजेस आ गया। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए, फ्लो समझिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़े 45। प्रीवियस ईयर में SSC ने कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र करने पे क्या हो गया? गेन, जो कि एग्जेम्प्ट नहीं है कौन सेक्शन के तहत? 54, B, D, EC और F। B, D, EC और F। तो जो बचेगा वो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। दूसरा में पढ़े कैपिटल एसेट होता क्या है? क्या होता है कैपिटल एसेट? बोला कैपिटल एसेट, 3 प्रकार का एसेट को कैपिटल एसेट बोला गया। किसको किसको? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, शेयर्स हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और तीसरा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, यूलिप। बोला ये तीनों जो है क्या है? कैपिटल एसेट है। तो कैपिटल एसेट कौन नहीं है? स्टॉक इन ट्रेड, FII वाला को छोड़ के। दूसरा बोला पर्सनल इफेक्ट्स, किसको छोड़ के? ज्वेलरी, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी वर्क ऑफ आर्ट। और कौन नहीं है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। उसके बाद 3, 4, 5 बॉन्ड 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 6.5%, 7%, स्पेशल बेयरर बॉन्ड, नेशनल डिफेंस बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स। तीसरा क्या पढ़े? कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा? शॉर्ट टर्म कब होगा, लॉन्ग टर्म कब होगा? शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ होल्डिंग देख लो, लॉन्ग टर्म जो शॉर्ट टर्म नहीं है वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग है क्या? 36, 24, 12। 36, 24, 12। 36 में सब लोग, 36 में सब लोग, 24 में 2 और 12 में 3। 12 × 3 36, 12 × 2 24। 36, 24, 12, 12 वाले में 3 तो 12 × 3 36, 12 × 2 24। 2 वाला कौन है? बोला अनलिस्टेड शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी। 24 वाला कौन है? अनलिस्टेड शेयर और इमूवेबल प्रॉपर्टी। 12 वाला कौन है? लिस्टेड शेयर्स, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और 0 कूपन बॉन्ड। और इधर कौन है आपका? तो बोला रिमेनिंग। क्लियर है? ठीक। जिस दिन एसेट आया उस दिन मेरे पास माना जाएगा? बोला हाँ। जिस दिन एसेट गया उस दिन मेरे पास माना जाएगा? हाँ। जिस दिन मेरे पास से गया उस दिन मेरे पास माना जाएगा, और जिस दिन मेरे पास आया उस दिन भी मेरे पास माना जाएगा। तो एक दिन दोनों के पास माना जाएगा। देखिए राम के पास यहाँ पर एसेट आया, ये दिन इसका माना जाएगा। राम से ये एसेट यहाँ गया, यहाँ से जा रहा है, तो ये दिन किसके पास माना जाएगा? राम के पास। यहाँ पर है श्याम, जिस दिन एसेट आया उस दिन श्याम के पास माना जाएगा। यानी ये एक दिन राम के पास भी माना जाएगा और श्याम के पास भी माना जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको समझने के पहले थोड़ा एक उसके पीछे का विवरण समझ लें। राम ने एक हाउस प्रॉपर्टी यहाँ परचेज किया, ठीक है। राम ने एक हाउस प्रॉपर्टी यहाँ परचेज किया। यहाँ पर श्याम जो कि राम का बेटा है, राम का देहांत हो गया, श्याम के पास ये प्रॉपर्टी यहाँ पर आया।
XX ये डेट है, ठीक है। यहां पर श्याम ने इसको ट्रांसफर किया। राम यहां खरीदा था एसेट, श्याम उसका बच्चा है, राम के देहांत पर श्याम के पास ये एसेट उसके नाम में यहां पे आया अंडर विल इनहेरिटेंस। श्याम ने उस एसेट को वहां बेचा, श्याम बेच रहा है, कैपिटल गेन श्याम को होगा। श्याम जब बेचेगा तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ये डिसाइड करना होगा। बोला हाँ, क्योंकि दोनों पे नियम अलग अलग है। श्याम के पास सही में देखो तो ये एसेट कितना दिन रहा, यहाँ पर आया और यहाँ पर गया, तो यहाँ से यहाँ इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कैपिटल गेन कुछ विशेष परिस्थितियों में आपके पीरियड ऑफ होल्डिंग को कभी कभी बढ़ा देता है और घटा देता है। जैसा एक ये विशेष परिस्थिति है कि आपके पास अगर कोई एसेट गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में आ रहा है, गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में, आप खरीद नहीं रहे हैं, कोई गिफ्ट कर दिया आपको, कोई विल में दे दिया, इनहेरिटेंस में आपके पास आ गया, तो आपके पीरियड ऑफ होल्डिंग को निकालते समय जो ओरिजिनल ओनर था उसके भी पीरियड ऑफ होल्डिंग को इंक्लूड कर देंगे। यानी श्याम का पीरियड ऑफ होल्डिंग यहाँ से यहाँ तक नहीं होएगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, ये पीरियड को भी क्या कर देंगे, इंक्लूड। क्या कर देंगे, इंक्लूड। तो हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो ये कि किन किन विशेष सर्कमस्टांसेस में हम पीरियड ऑफ होल्डिंग को बढ़ाते हैं, इंक्लूड करते हैं, या पीरियड ऑफ होल्डिंग को घटाते हैं, ठीक है। हम लोग का ये लास्ट टॉपिक होगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग, इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। क्या है प्रिटेक्स्ट, समझ रहे हैं। श्याम के पास यहाँ पर एसेट आया, खरीदा था, बोला नहीं गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में, श्याम अगर खरीदता तो यहाँ पर आता, लेकिन श्याम के पास गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में आया, वहाँ पर श्याम ने बेचा, तो क्या श्याम का पीरियड ऑफ होल्डिंग सिर्फ यहाँ से वहाँ तक, बोला नहीं, उसमें इसको भी क्या कर लेंगे, इंक्लूड। तो हम लोग को जो अगला टॉपिक है वही कि पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालते समय कब इंक्लूड करते हैं और कब एक्सक्लूड करते हैं। तो देखिए, दो केस है जिसमें एक्सक्लूड करते हैं, दो केस है जिसमें कि एक्सक्लूड करते हैं, उसके बाद का जो केसेस है ना उसको इंक्लूड करते हैं, उसमें इंक्लूड करते हैं। एक तो केस पढ़ ही लिया अभी, गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में आ रहा है तो इंक्लूड कर लीजिए। पहला केस, यहां पर हम शेयर खरीदे, यहां पर हम शेयर खरीदे ABC लिमिटेड में, ठीक है। हम शेयर खरीदे यहां पर ABC लिमिटेड लिक्विडेट हो गया। क्या हो गया, लिक्विडेट। लिक्विडेशन के बाद यहां पर हमको पैसा मिला, यहां पर हम शेयर खरीदे, यहां पर कंपनी क्या हो गया, लिक्विडेट, हमको वहां पर पैसा मिला, मेरे शेयर के बदले में पैसा तो हमको यहां मिला, शेयर हम होल्ड किए हैं कब तक, यहां तक। कहता है क्या, एक्सक्लूड द पीरियड आफ्टर लिक्विडेशन, यानी ये शेयर के पीरियड ऑफ होल्डिंग को निकालते समय लिक्विडेशन के बाद से यहां तक के पीरियड को क्या करना है, एक्सक्लूड। अब देखिए, मान लीजिए ये शेयर है और ये लिस्टेड कंपनी है, यहां से वहां तक जा रहे हैं, यहां से वहां तक जा रहे हैं तो 12 महीना पार कर जा रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। लेकिन यहां से यहां तक को जब जोड़ रहे हैं तो 12 महीना से कम है या 12 महीना के बराबर है, तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। क्योंकि लिस्टेड के लिए क्या है नियम, 24 वाला है कि 12 वाला, ध्यान दीजिए, है ना। अरे तो मिटा दिया मिटा दिया, चलिए ध्यान दीजिए।
शेयर्स यहाँ खरीदे, कंपनी यहाँ लिक्विडेशन में गया, हमको वहाँ पैसा मिला। क्या कह रहा है? एक्सक्लूड द पीरियड आफ्टर लिक्विडेशन। तो इस शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालते समय कहाँ से कहाँ तक देखेंगे? इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। हम क्या बोले हैं? पहला दूसरा में क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। हम यहाँ पर शेयर खरीदे, यहाँ पर कंपनी लिक्विडेशन में गया, वहाँ पैसा मिला। जो शेयर हम यहाँ पर खरीदे थे, इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग यहाँ से वहाँ तक निकालेंगे कि लिक्विडेशन के बाद के पीरियड को एक्सक्लूड कर देंगे? बोला लिक्विडेशन के बाद के पीरियड को क्या कर देंगे? एक्सक्लूड। दूसरा केस देखिए, हम यहाँ पर एक स्टॉक इन ट्रेड खरीदे, एक सामान खरीदे जिसमें हम डील करते हैं। यहाँ पर हम स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट कर दिए कैपिटल एसेट में। मान लीजिए हम एसी में डील करते हैं, ठीक है, हम एसी में डील करते हैं, हम एसी खरीद रहे हैं, एलजी से खरीद रहे हैं, रखते हैं और बेचते हैं। 10 एसी खरीदे, यहाँ पर 10 एसी है मेरा स्टॉक इन ट्रेड। यहाँ पर हम क्या किए कि 10 एसी में से 2 एसी को हम बिजनेस में इस्तेमाल करने लगा दिए बिजनेस में। अब उसको बेच तो सकते नहीं हैं, तो हमने स्टॉक इन ट्रेड को क्या चीज़ में कन्वर्ट कर दिया? कैपिटल एसेट में। 2 एसी, मेरे पास 10 एसी था, 2 एसी कन्वर्ट हो गया कैपिटल एसेट में, 8 अभी भी स्टॉक इन ट्रेड में बचा हुआ है। यहाँ पर हम उस कैपिटल एसेट को बेच रहे हैं। जो 2 एसी को हम कन्वर्ट कर दिए थे कैपिटल एसेट में, बिजनेस में इस्तेमाल करने लगे थे, उसको बेच दिए। अब सही माने में देखो तो ये एसेट जो एसी है वो कहाँ से कहाँ तक है मेरे पास? यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। कहता है एक्सक्लूड कीजिए उस समय को जब ये स्टॉक इन ट्रेड था, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के पीरियड को हमको क्या करना होगा? एक्सक्लूड। देखो ध्यान दो, थोड़ा एक दिन के लिए ज़्यादा हो रहा है मालूम है, लेकिन यही दोनों टॉपिक पढ़ा के छोड़ देंगे, इंक्लूड वाला को नहीं डील करेंगे, ठीक है। हम लोग का फ्लो चैप्टर कैसे चल रहा है? 45 कैपिटल एसेट क्या है? बोले नहीं, 45 तो ये बताता है कि कैपिटल गेन में आइएगा कब? प्रीवियस ईयर में एसएससी ने कैपिटल एसेट को क्या किया? ट्रांसफर। बोला ठीक। कैपिटल एसेट होता क्या है? बोला 3 एसेट को कैपिटल एसेट, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, शेयर्स हेल्ड बाय एफआईआईज, और तीसरा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। बोला ठीक। बोला कौन सा कैपिटल एसेट नहीं है? बोला कि भैया है, लिस्ट है, 6 लोग हैं। पहला स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा बोला कि पर्सनल इफेक्ट, तीसरा रूरल एग्रीकल्चर लैंड, चौथा पांचवा छठा बॉन्ड्स। फिर आएगी कैपिटल एसेट्स कितने प्रकार का? बोला 2 प्रकार का, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। बोला ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म किस चीज़ पर निर्धारण होगा? बोला पीरियड ऑफ होल्डिंग पे। 36, 24, 12, 36, 24, 12, 12 में 3, 24 में 2, 36 में बाकी सब। 12 वाला में 3 कौन कौन? लिस्टेड शेयर्स, यूनिट इक्विटी ओरिएंटेड फंड का, और तीसरा जीरो कूपन बॉन्ड। बोला 24 वाला में कौन कौन? बोला 2 लोग, अनलिस्टेड शेयर्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बाकी सब 36 में। बोला ठीक। बोला कि कुछ विशेष सर्कमस्टांसेस में हम पीरियड एक्सक्लूड करते हैं और कुछ विशेष में हम इंक्लूड करते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक्सक्लूड करने वाला। यहाँ शेयर खरीदे, यहाँ कंपनी में लिक्विडेशन में गया, यहाँ पर हमको पैसा मिला, क्या इस पीरियड को भी इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है? तो बोला इसको एक्सक्लूड कर दो। दूसरा वाला केस में हम यहाँ पर स्टॉक इन ट्रेड था, यहाँ पर स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट किए कैपिटल एसेट्स में, क्या पीरियड ऑफ होल्डिंग यहाँ से यहाँ देखेंगे कि इस पीरियड को एक्सक्लूड करना है? बोला इस पीरियड को एक्सक्लूड करना है। आइए जरा इन दोनों को नोट्स में देख लें। पीरियड ऑफ होल्डिंग इन द फॉलोइंग केसेस। पहला, शेयर्स हेल्ड इन अ कंपनी इन लिक्विडेशन, एक्सक्लूड द पीरियड आफ्टर लिक्विडेशन। अंडरलाइन कीजिए, एक्सक्लूड पीरियड आफ्टर लिक्विडेशन। हम यहाँ शेयर खरीदे, यहाँ कंपनी लिक्विडेशन में गया, वहाँ पर हमको पैसा मिला। एक्चुअली में शेयर मेरे पास कब तक है? यहाँ पर आया और यहाँ पर ना गायब होगा जब हमको पैसा मिल जाएगा। लेकिन हम इस पीरियड को एक्सक्लूड करेंगे कि इंक्लूड करेंगे? बोला एक्सक्लूड। सेकंड में आइए, स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट,
एक्सक्लूड द पीरियड व्हेन इट वाज स्टॉक इन ट्रेड। यहां पर हम स्टॉक इन ट्रेड खरीदे, यहां पर हम कन्वर्ट कर दिए कैपिटल एसेट में, और यहां पर कैपिटल एसेट को बेच रहे हैं। अगर सही मायने में देखिए तो ये एसेट मेरे पास कब से रहा, जिस दिन खरीदे, जिस दिन बेच रहे हैं। लेकिन कैपिटल एसेट के पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालते समय इस वाले पीरियड को क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्सक्लूड। कैसे ध्यान रखते हैं, दो में एक्सक्लूड करते हैं, बाकी सब में इंक्लूड करते हैं। दो किस में एक्सक्लूड कर रहे हैं, शेयर्स खरीदे थे, कंपनी लिक्विडेशन में गया, लिक्विडेशन के बाद के पीरियड को भूल जाइए। स्टॉक इन ट्रेड था, कन्वर्ट किए कैपिटल एसेट में, यहाँ पर बेच रहे हैं कैपिटल एसेट को। बोला भैया जब वो स्टॉक इन ट्रेड था तो कैपिटल एसेट नहीं ना था, तो उस पीरियड को क्यों इंक्लूड करोगे, एक्सक्लूड कर दो। बोला ठीक है भैया, दो में तो एक्सक्लूड कर दिए, इंक्लूड वाला क्या था। यहाँ पर पिताजी ने एसेट खरीदा, यहाँ पर बेटा को विल में मिल गया, यहाँ पर बेटा उसको बेचा, इस पीरियड को क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे कि इंक्लूड करेंगे। कहता है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट, विल या इनहेरिटेंस में आ रहा है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट, विल या इनहेरिटेंस में आ रहा है, तो आपके पीरियड ऑफ होल्डिंग को निकालते समय ओरिजिनल के भी पीरियड ऑफ होल्डिंग को उसमें जोड़ देंगे, यानी इंक्लूड कर देंगे। यहाँ पर राम जी ने खरीदा, यहाँ पर मोहन जी को वो इनहेरिटेंस में मिल गया, यहाँ पर मोहन जी ने उसको बेचा। तो अगर सही में देखो तो मोहन जी के पास कब से कब तक था, यहाँ, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पीरियड को भी क्या कर दे रहे हैं, इंक्लूड। बोला कैसा कैसा केस, गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस। अगर आपके पास गिफ्ट, विल या इनहेरिटेंस में, बोला इसको कहाँ डील किया गया है, 49। अगर आपके पास कोई एसेट सेक्शन 49 के तहत आ रहा है, बोला 49, बोला गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस। गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस में कोई अगर आपके पास एसेट आ रहा है तो इस पीरियड को भी आप उसमें क्या कर लीजिए, इंक्लूड कर लीजिए। हम क्या बोले थे, दो में एक्सक्लूड करते हैं, बाकी सब में इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड का ये वाला हम लोग पढ़ चुके थे, इसलिए हम अभी बता दिए। आपके पास एसेट आने का माध्यम क्या है, परचेज कर रहे हैं। ये पेन हम परचेज किए तो मेरे पास आ जाया, ये पेन हमको गिफ्ट में मिला तो क्या करेंगे, भैया जिससे गिफ्ट में मिला वो कभी तो खरीदा होगा, उसके भी पीरियड को इसमें लाके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस में अगर आपके पास कोई एसेट आ रहा है तो जो ओरिजिनल डोनर है उसके भी पीरियड ऑफ होल्डिंग को आप में जोड़ देंगे। आइए जरा, एसेट एक्वायर्ड इन मोड मेंशन्ड अंडर सेक्शन 49, कौन सा, गिफ्ट, विल, बगल में लिख सकते हैं इनहेरिटेंस, बगल में लिख सकते हैं इनहेरिटेंस। include the period of holding of the donor। liquidation, conversion of stock in trade into कैपिटल एसेट, गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस। बोला इन दोनों में क्या करना है, एक्सक्लूड, इसमें क्या करना है, इंक्लूड। पहला क्या था, हम एक कंपनी का शेयर खरीदे, कंपनी लिक्विडेशन में गया, पैसा मिला, लिक्विडेशन के बाद के पीरियड को इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है, बोला एक्सक्लूड। दूसरा क्या है, हम ये पेन खरीदे बेचने के लिए, मेरा स्टॉक इन ट्रेड है, 2 महीना रखे, उसके बाद इसको हम बिजनेस में इस्तेमाल करने लगे, कन्वर्ट कर दिए कैपिटल एसेट में, अब बेचेंगे नहीं। फिर कैपिटल एसेट को बाद में बेचे, तो जिस दिन से खरीदे हैं उस दिन तक, बोला नहीं, एक्सक्लूड कीजिए जब तक वो कैपिटल एसेट नहीं था, जब तक वो स्टॉक इन ट्रेड बना हुआ था। तीसरा क्या है, मेरे पास ये पेन गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस में आया, तो जो ओरिजिनल आदमी के पास जितना दिन वो पेन था वो भी मेरे पीरियड ऑफ होल्डिंग में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद है अमालगमेशन और डिमर्जर। आप किसी कंपनी में शेयर होल्ड करते थे, वो कंपनी अमालगमेट किया, आपको नया शेयर मिला, तो जो नया शेयर है उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग जिस दिन से वो जन्मा, वो क्या बोले थे गुरु जी, बाकी सारा केस में क्या करना है, इंक्लूड।
यहाँ पर हम एक कंपनी का शेयर खरीदे, यहाँ पे कंपनी अमालगमेट हो गया, हमको नया शेयर मिला, यहाँ पर हम नए शेयर को बेचे। अगर सही माने में देखो तो नया शेयर तो यहाँ से यहाँ तक ही नहीं आया है, लेकिन कैपिटल गेन कहता है कि अगर आपके पास कोई शेयर अमालगमेशन पे चलते मिलता है तो इस पीरियड को भी क्या कर देंगे, इंक्लूड। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज पढ़ें वहीं तक, क्योंकि इसी लिंक में है ना, इसलिए बता दे रहे हैं तो आसान रहेगा नेक्स्ट टाइम। अमालगमेशन में शेयर मिला, इंक्लूड कर लो पीरियड। चौथा केस क्या हो गया, अमालगमेशन। पांचवा है डीमर्जर। एक कंपनी में हम शेयर होल्ड करते थे, टूट गया कंपनी, दो कंपनी में, नया कंपनी में हमको शेयर मिला, तो नए कंपनी के शेयर को निकालते समय इस पुराने कंपनी के जो शेयर था पीरियड ऑफ होल्डिंग उसको भी क्या कर देंगे, इंक्लूड। ठीक, और भी केसेस है 2-3, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जाके घर पे रिकैप कीजिएगा। सबसे पहला सेक्शन 45 क्या बोलता है, 45। फिर दूसरा कैपिटल एसेट क्या है, फिर तीसरा टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, और चौथा पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालते समय हम किसको एक्सक्लूड करते हैं और किसको इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, टेक केयर। रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना।